एपिसोड 501। दक्ष को लगा कि सफलता करीब है और वह इंतजार नहीं कर सकता। यह एक बड़ा कदम था और उसके शरीर के अंदर एक आग्रह था जो उसे जल्दी से जल्दी सफलता पाने के लिए कह रहा था। उसने धरती के अंदर एक गुफा बनाने की व्यवस्था की और फिर उसके प्रवेश द्वार को पत्थर से ढक दिया ताकि उसे देखना मुश्किल हो जाए। वह जल्द ही गुफा के अंदर टेलीप हो गया जो उसके लिए पर्याप्त आकार की थी। उसके पास 2 दिन थे और उसे समय समाप्त होने से पहले ही बाहर निकलना था, अन्यथा उसे इस स्थान से बाहर निकाल दिया जाता और दूसरों से पहले ही खुले में आ जाता। शीर्ष रैंक पाने का मौका खोने की बात तो दूर, उसे एक प्रतिरूप होने के रूप में उजागर होने का भी जोखिम था। गुफा के अंदर टेलीप होने के बाद उसने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। हालांकि वह अपने शरीर की सुरक्षा के लिए शिन को बैकअप के रूप में यहां रखना चाहता था, लेकिन वह उस मिशन में व्यस्त थी जो उसने उसे दिया था, इसलिए वह उसे बुला नहीं सका। वह केवल तभी जूम के साथ रास्ता बना सकता था जब कोई गुफा में प्रवेश करता। बीच रास्ते से बाहर आना जोखिम भरा था, लेकिन दूसरों के सामने बैठे बैठे शिकार बनने से यह बेहतर था। अब मेरे जीवन की दौड़ तुम्हारे हाथों में है, हर समय सतर्क रहना और जैसे ही तुम किसी को इस गुफा में प्रवेश करते देखो मुझे जगह देना। दक्ष ने जू से कहा। पुष्टि मिलने के बाद ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की और सफलता की प्रक्रिया शुरू की। यह स्थान अद्वितीय क्यूई से भरा हुआ था जिसे वह अपनी बनाई जा रही दुनिया के आधार के रूप में उपयोग करना चाहता था। बहुत कम लोगों को इस तरह के स्थान पर स्वर्ग के दायरे में प्रवेश करने का अवसर मिला है जो इस काम के लिए एकदम सही लगता है। इस स्थान पर क्यूई प्रचुर मात्रा में थी और उसने जानबूझकर जमीन में कुछ छोटे छोटे छेद छोड़ दिए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाहर से क्यूई का प्रवाह प्रभावित न हो। हालांकि उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। अल्पविराम उसने गहरी सांस ली और आखिरकार उसने अपने छिद्रों के साथ साथ अपनी नाक के माध्यम से क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसकी प्रत्येक सांस प्रकृति में सामंजस्य के साथ पूरी तरह से तालमेल में लग रही थी क्योंकि उसने अपनी साधना मैनुअल में वर्णित प्रक्रिया का उपयोग किया था। क्यूई प्रत्येक सांस के साथ बड़ी मात्रा में उसके शरीर में प्रवेश करती थी, लेकिन जैसे ही वह उसके मार्शल स्पेस में पहुंचती थी जहां उसकी मार्शल आत्मा कानून के पौधे और साथ ही हृदय दानव स्थित थे, वह बहुत ही छोटे आकार में संकुचित हो जाती थी। उसका लाल कोर भी धधक रहा था और क्यूई के आगमन का स्वागत करते हुए और भी अधिक लाल हो रहा था। उसके मार्शल स्पेस के अंदर मौजूद अंतरिक्ष के पौधे भी चमकने लगे, मानो इसे एक सहज प्रक्रिया बनाने में योगदान देने की कोशिश कर रहे हो। आमतौर पर एक साधक अपनी मार्शल आत्मा के एक हिस्से का उपयोग बलिदान के रूप में अपने मार्शल स्पेस में संलग्न स्थान बनाने के लिए करता था जहां वे अपनी अलग दुनिया बनाने जा रहे थे, लेकिन दक्ष को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। कल्ट मैनुअल के अनुसार उसे भी ऐसा करना चाहिए था, लेकिन जब उसने स्पेस लॉ में बदलाव और बंद स्पेस में इसके योगदान को देखा तो उसे लगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह इस कदम के बिना ही काम चला सकता था और केवल अपने स्पेस लॉ का इस्तेमाल कर सकता था। इस तथ्य के बावजूद कि साधना मैनुअल में लिखे गए पूर्व नियोजित चरणों से अलग हटना जोखिम भरा था, उसने महसूस किया कि यह उसकी मार्शल आत्मा को विभाजित करके जोखिम उठाने से बेहतर था, क्योंकि उसने पहले भी एक बार आत्मा की दुनिया में एक करीबी बनाते समय ऐसा किया था। उनकी पूरी यात्रा असामान्य रही है, इसलिए वे मानक प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। उनके अनुसार उनकी मार्शल स्पिरिट पहले से ही अधूरी थी, वे इसे और अधूरा नहीं बनाना चाहते थे। दक्ष ने बलिदान के रूप में अपनी मार्शल स्पिरिट के एक हिस्से का उपयोग करने के चरण को छोड़ दिया क्योंकि वह अपने अंतरिक्ष के नियम का उपयोग तीव्र कर रहा था। उसके मार्शल स्पेस के अंदर एक बंद जगह बनाई गई थी जो एक दुनिया के आकार की थी। भले ही वह जगह छोटी थी, लेकिन अंदर से वह किसी की कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल थी। यह कई दुनिया को आसानी से समाहित कर सकती थी क्योंकि इसे अंतरिक्ष के सर्वोच्च नियम का उपयोग करके बनाया गया था। जिन लोगों ने स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सामान्य तरीकों का पालन किया उन्होंने अपने मार्शल स्पेस के अंदर एक स्वतंत्र दुनिया बनाए, लेकिन उनकी दुनिया आमतौर पर छोटी थी। दक्ष ने जो सुना था उसके अनुसार दुनिया में केवल एक छोटे राज्य जितना ही क्षेत्रफल है, जबकि अन्य राज्य उससे भी छोटे हैं। दक्ष की दुनिया एक वास्तविक दुनिया जितनी बड़ी हो सकती थी क्योंकि उसने बलिदान के रूप में अपनी विशेष मार्शल आत्मा का उपयोग किया था, लेकिन अंतरिक्ष के सर्वोच्च नियम का उपयोग करने से उसकी दुनिया और भी अधिक व्यापक हो गई। अपने कदम को सफल होते देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था मानो अपनी मार्शल आत्मा का बलिदान करने का कदम छोड़ना न केवल सफल रहा बल्कि इससे उसे बहुत सारे लाभ भी मिले। क्या होगा अगर मैं भ्रम और अंधकार के नियम का भी उपयोग करूं? एक उच्च श्रेणी का नियम है जबकि दूसरा अंधकार का सर्वोच्च नियम भी है। यह मेरी दुनिया को और भी बेहतर बना सकता है। अंतरिक्ष कानून के प्रयोग को सफल होते देख दक्ष की महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गई क्योंकि उसने आधुनिक परंपरागत तरीकों का उपयोग करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जल्द ही उसके दिमाग में एक अजीबोगरीब विचार आया, ब्रह्मांड में अंधेरा है, मेरा स्थान इतना बड़ा है कि उसमें कई दुनियाएं हो सकती हैं, मैं दुनिया की जगह एक ब्रह्मांड क्यों नहीं बना देता? 2 दुनियाएं बनाना संभव लगता है। उसने अंतरिक्ष
अंतरिक्ष के अंदर अंतरिक्ष बनाने का फैसला किया जिसे वह दो दुनिया बनाने से पहले अंधकार से भरने वाला था। अगर कोई उसके विचारों को सुनता तो वह उसे मनोरोगी या पागल कहता, यहाँ तक कि जुन भी इसे स्वीकार नहीं करता। दुर्भाग्य से जुन बाहर थी, गुफा पर नजर रख रही थी, वह भी दक्ष के विचारों को नहीं सुन सकी। उसे नहीं पता था कि दक्ष क्या पागलपन रच रहा था। जैसा कि उसने पहले ही तय कर लिया था, वह पीछे नहीं हटा। उसका लक्ष्य अपने पूरे वंश को जगाने से पहले जितना संभव हो सके उतना मजबूत होना था, और यह उसे सामान्य से अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका था। जबकि उसने जो स्थान बनाया था वह क्यूई को चूसता रहा, वह उसे अवशोषित कर रहा था। लालच से दक्ष ने एक और प्रक्रिया शुरू कर दी। उसने जगह को अंधेरे से भरने के लिए अपने अंधेरे के नियम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पूरा स्थान अंधेरा और अंधेरा होता जा रहा था। पूरे स्थान को अंधकार से भरने में उसे करीब 1 घंटा लगा। अंतरिक्ष में अंधकार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो क्यूई अवशोषित हो रही थी वह भी दुनिया बनाने के लिए काम करती रही। वह एक साथ 2 दुनियाएं बना रहा था जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से काफी दूरी पर थी। अल्पविराम अपने मार्शल स्पेस के अंदर निर्मित हो रहे ब्रह्मांड में योगदान देने के लिए जब उन्होंने अंतरिक्ष के नियम और अंधकार के नियम का प्रयोग करना समाप्त कर दिया तो उन्होंने ब्रह्म के नियम पर ध्यान केंद्रित किया। तारों के बिना ब्रह्मांड कैसा होगा? चूंकि ज्यादातर लोगों ने सिर्फ एक छोटी सी दुनिया बनाई है, इसलिए तारों के बारे में सोचना एक दूर की कोर थी, लेकिन उसे उनकी जरूरत थी क्योंकि वह न सिर्फ 2 दुनियाएं बना रहा था बल्कि आसपास की जगह भी बना रहा था। ब्रह्म के नियम का पौधा भी चमकने लगा क्योंकि इसने अंधकार के विशाल शून्य में तारों का निर्माण करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही दुनिया का निर्माण होता रहा क्योंकि क्यूई ने दुनिया को बनाने के लिए अपना आकार बदला। धरती बनाई गई, पेड़ बनाए गए, यहाँ तक कि समुद्र भी बनाए गए। दुनिया में जो कुछ भी हो सकता था वह सब धीरे धीरे लेकिन लगातार बनाया गया। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी। 2 दुनियाएं बनाने में उसे 7 घंटे लगे। आखिरकार छोटा ब्रह्मांड बनकर तैयार हो गया जिसमें 2 दुनियाएं थी। बस एक ही चीज की कमी थी, वह था सूरज, जो इस दुनिया में नहीं था। आमतौर पर जो लोग स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश करते थे वे सुनहरा सूर्य पाने के लिए सुनहरे कोर को अपने सूर्य के रूप में इस्तेमाल करते थे, लेकिन दक्ष के पास लाल कोर था जिसे वह यथार्थवादी दुनिया बनाने के लिए अनुपयुक्त मानता था। उन्होंने इसे हल करने की भी एक योजना सोची। अपने भ्रम के नियम का उपयोग करते हुए उन्होंने लाल कोर को धधक हुए सूरज जैसा बना दिया जो असली सूरज जैसा दिखता था। हालांकि यह वास्तव में अभी भी लाल था, लेकिन अब यह पीला लग रहा था और इससे निकलने वाली रोशनी भी पीली लग रही थी। लाल कोर का पुनः आकार देने का काम पूरा करने के बाद उन्होंने उसे अपने द्वारा बनाए गए छोटे ब्रह्मांड की ओर ले जाना शुरू कर दिया जो लाल कोर के आकार से भी छोटे स्थान में प्रतीत हो रहा था। जैसे ही लाल सूरज ने अंतरिक्ष को छुआ जो उससे बहुत छोटा था, वह बिना किसी निशान के अंदर समा गया। लाल कोर मार्शल स्पेस से गायब हो गया और उसके द्वारा बनाए गए ब्रह्मांड के बीच में प्रकट हुआ। इसे उसके द्वारा बनाए गए 2 संसार के बीच में रखा गया था। लाल कोर से निकलने वाली रोशनी दुनिया के एक हिस्से को रोशन करने में कामयाब रही जबकि दुनिया के दूसरे हिस्से को अंधेरे में छोड़ दिया। दुनिया धीरे धीरे उसी गति से घूम रही थी जिस गति से पृथ्वी घूमती थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दुनिया में दिन और रात सही हो। दक्ष को गुफा में घुसे हुए 10 घंटे हो चुके थे और उसने ब्रह्मांड की रचना पूरी कर ली थी जिसमें 2 दुनियाएं थी। एक तो उसके पिछले जन्म की धरती जैसी ही थी जबकि दूसरी इस जन्म की धरती जैसी ही थी। उसके समाप्त होने के बाद अंततः संसार ने काम करना शुरू कर दिया। वह छोटा सा स्थान जिसमें उसका विश्वविद्यालय था उसका रंग बदल गया और वह एक काले बिंदु की तरह हो गया जो धीरे धीरे दक्ष की मार्शल आत्मा के करीब पहुंच गया और फिर मार्शल आत्मा के माथे पर एक छोटी सी तीसरी आंख की तरह चिपक गया जो केवल एक बिंदु जितनी बड़ी थी। यह पूरी प्रक्रिया इतनी लंबी चली कि वह थक गई। हालांकि वह आखिरकार थक गया था। उसने महसूस किया था कि उसका शरीर ऊपर उठ गया था क्योंकि मार्शल स्पेस के माथे पर काले बिंदु के चिपक ही एक छोटा अवरोध टूट गया था। उसी समय बाहर मौजूद लोगों ने भी बदलाव महसूस किया। कई युवा 3 पत्ती वाले सुनहरे फूलों की तलाश में जंगल में घूम रहे थे। उनमें से ज्यादातर पहले से ही कई लड़ाइयां से गुजर चुके थे, लेकिन उनमें से कुछ ही फूल को खोजने में कामयाब हो पाए थे। जिन लोगों को फूल नहीं मिला था उन्होंने इसके बजाय जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ लोगों ने पहले भी इस बात पर ध्यान दिया था, लेकिन अब ये ज्यादा स्पष्ट लग रहा था। इस दुनिया में जानवर ज्यादा हिंसक होते जा रहे थे। हर जगह से दहाने आती सुनाई दे रही थी। उन्हें ये समझने में थोड़ा समय लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। चूंकि जानवर क्यूई में किसी भी बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील थे, इसलिए उन्होंने इसे पहले ही नोटिस कर लिया था। मनुष्यों ने अभी ऐसा किया, क्या हो रहा है? क्यूई घनत्व क्यों कम हो रहा है? मेन कियान ने आश्चर्य व्यक्त किया क्योंकि उससे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। शायद कोई जानवर सफलता की ओर बढ़ रहा है। ऐसा तभी संभव है जब ऐसा हो। मेन होलिंग ने अपने सबसे अच्छे अनुमान के साथ उत्तर दिया। अजीब बात है, कौन सा जानवर इतनी क्यूई का उपभोग करके सफलता प्राप्त करेगा? एक व्यक्ति केवल इतना क्यूई ही उपभोग करेगा कि जब
वह सम क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो वह अपने परिवेश में बदलाव ला सके। स्व क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए यह बहुत अधिक है। क्या कोई और संत क्षेत्र जानवर दिखाई देने वाला है? मिन कियान ने आकाश की ओर देखते हुए पूछा। हो सकता है, भले ही यह सेंट्रियल जानवर हो, यह एक विशेष जानवर होना चाहिए। यह अभी भी पूरा नहीं हुआ है, क्यूई अभी भी कम हो रही है। मिन होलिंग ने बताया, डार्क वर्ल्ड के लोग दक्ष की दिशा में चल रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह आदमी उसे मार देगा। पदचनों से ऐसा लगता है कि वह आदमी इस दिशा में गया था। डार्क वर्ल्ड से सिर्फ 2 लोग ही बचे थे। उन्होंने अपने तीसरे साथी की लाश पहले ही देख ली थी, जिसे उन्होंने दक्ष पर नजर रखने के लिए भेजा था। हालांकि उनके साथी को किसी के द्वारा मारा जाना चौंकाने वाला था, लेकिन उन्हें यकीन था कि ये दक्ष ने ही किया था। अब वे दोनों दक्ष की परीक्षा में थे और छुपने के स्थान के और करीब पहुंच रहे थे। अजीब बात है, मुझे क्यों ही कम होता हुआ महसूस हो रहा है और यह उसी दिशा में बढ़ भी रहा है। जो कुछ भी टूट रहा है वह उसी दिशा में है जिस दिशा में हम जा रहे हैं। दोनों में से एक ने बड़बड़ा हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। दूसरे ने भी कहा, उनके पास वह क्षमता थी जिससे वे क्यूई की गति को देख सकते थे। इसका उपयोग करके वे जानते थे कि कथित जानवर कहाँ है। हालांकि वे क्यूई के गायब होने की वजह का पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे केवल दक्ष के कदमों का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे जो क्यूई के गायब होने की दिशा में ही थे। वे शीघ्र ही क्यूई के लुप्त होने के मूल तक पहुंच गए। हम क्यूई वहां नीचे जा रहा है, निंग ने असमंजस में कहा। जानवर भूमिगत है, म्यू ने पूछा। ठीक है, चूंकि हम पहले से ही यहाँ है, चलो बस उसे मार दे और कुछ अंक प्राप्त करें। नहीं, कुछ मेल नहीं खाता, निंग ने चारों ओर देखते हुए कहा। उसे जल्द ही कोने में रखा एक विशाल पत्थर मिल गया। कुछ क्यूई उस जगह से भी जा रही थी। वह अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए पत्थर की ओर चला गया। जैसे ही वह पत्थर के पास पहुंचा, उसने उसे उठा लिया। जैसे ही उसने पत्थर उठाया, उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई जो उज्जवल थी। गुफा के अंदर शुन को लगा कि जैसे ही प्रकाश गुफा में प्रवेश कर रहा है, चट्टान हटा दी गई है। ये बहुत बुरा समय है। निंग और मडक वर्ल्ड के 2 ही लोग थे जो अभी भी जीवित थे। वे दक्ष को खोजने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उन्होंने दक्ष को खोजने से पहले गायब क्यूई की ऊपर का पता लगा लिया। जैसे ही निंग ने दक्ष की गुफा के प्रवेश द्वार को ढकने वाले पत्थर को हटाया, उससे प्रवेश द्वार मिल गया। हालांकि यह किसी इंसान द्वारा बनाई गई चीज लग रही थी, फिर भी उन्हें लगा कि यह कोई जानवर है। आखिर कौन सा इंसान इतनी क्यूई लेकर सफलता प्राप्त कर सकता है? वह वहां है, जानवर उस जगह के अंदर छिपा हुआ है। निंग ने टिप्पणी की, 1 मिनट रुको, अगर अंदर कोई जान छिपा है तो प्रवेश द्वार को पत्थर से किसने ढक दिया? म्यू ने एक वैध प्रश्न उठाते हुए पूछा। इस सवाल ने निंग को भी पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि यह एक जाल है? म्यू ने आगे पूछा। मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। मैं अंदर जाऊंगा और तुम बाहर नजर रखना। अगर मैं मदद के लिए पुकारूं तो अंदर आ जाना। अगर यह जाल है तो कोई बाहर से हम पर हमला करने की कोशिश करेगा, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। निंग ने योजना के साथ आगे बढ़ने पर सहमति जताते हुए कहा। जब निंग बाहर खड़ा था, म्यू गुफा के अंदर चला गया, जिससे अंततः प्रकाश प्रकट हो गया। अरे, कोई आ रहा है। ओठो जून ने दक्ष को जगाने के लिए उसके शरीर को हिलाना जारी रखा, लेकिन उसने अपनी आंखें खोलने से इनकार कर दिया, जैसे कि वह साधना में इतना डूबा हुआ था कि कुछ भी सुनने या महसूस करने में असमर्थ था। बेवकूफ, अभी उठ जाओ, नहीं तो मर जाओगे। तुम्हारे प्रशंसक पहले से ही यहाँ है। जून ने गुस्से में धरते हुए अपने प्रयास तेज कर दिए। हालांकि दक्ष के लिए सब कुछ अप्रभावी लग रहा था। दक्ष नहीं जागा। म्यू गुफा की गहराई में पहुंचा और पाया कि वहां दक्ष बैठा हुआ है। दक्ष को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो तुम आगे बढ़ रहे हो? यह अभी भी चौंकाने वाला है कि तुम इतनी क्यों ही ले सकते हो। पहले मुझे तुम्हें मार डालने दो और फिर देखूंगा कि तुम में क्या खास है। म्यू ने दक्ष की ओर कदम बढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी बंदूक भी निकाल ली। हम क्या? वह उठने वाला है? वह क्या कर रहा है? दक्ष, जो अभी तक शांत बैठा था, ऐसे हिलने लगा जैसे कोई उसे आगे पीछे हिला रहा हो। म्यू जूनम को नहीं देख पा रहा था, इसलिए उसे यह अजीब लगा। मुझे उसे जल्दी से मार देना चाहिए इससे पहले कि वह जाग जाए, उसने सोचा और वह दक्ष की ओर भागा। जैसे ही वह दक्ष के पास पहुंचा, उसने अपनी तलवार घुमाई। चून की दक्ष मौत के इतने करीब था, इसलिए जून ने भी सारी उम्मीदें खो दी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब ऐसे ही खत्म होने वाला था। वह एक नश्वर के हाथों मारा जाने वाला था। उसने मदद करने का कोई तरीका नहीं सोचा, क्योंकि उसने देखा कि तलवार दक्ष की गर्दन के करीब आ रही है। आखिरकार उसने भी हार मानकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने असफल होने के लिए माफी भी मांगनी शुरू कर दी। यह अनिश्चित था कि माफी मांगते समय वह किसके बारे में सोच रही थी। जैसे ही तलवार दक्ष की गर्दन को छूने वाली थी, तलवार गायब हो गई। तलवार के साथ वह आदमी भी गायब हो गया। म्यू ने खुद को खुले रेगिस्तान में पाया। आसमान में चमकता हुआ सूरज चमक रहा था, कुछ बादल भी दिखाई दे रहे थे। मैं कहाँ हूँ? म्यू ने आश्चर्य से सोचा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह जगह उस विशेष क्षेत्र की तरह नहीं लग रही थी जिसमें वे प्रवेश कर चुके थे। यहाँ क्यूई भी बहुत अलग थी। इस समय ये कुछ कमजोर लग रही थी, बाहर की क्यूई से बिल्कुल भी
तुलना नहीं की जा सकती थी। मेरी दुनिया में आपका स्वागत है, आपको खुश होना चाहिए, आप पहले व्यक्ति हैं जो इसे देख रहे हैं। आसपास हंसी की गूंज गूंज उठी। म्यू ने उस आवाज को पहचान लिया, ये दक्ष की थी। लेकिन वह कहाँ था? तुम कहाँ हो? उसने तुरंत पूछा। मैं कहाँ हूँ? दक्ष ने हंसते हुए कहा, मैं हर जगह हूँ। मैं हवा हूँ, मैं सूरज हूँ, मैं धरती हूँ, मैं इस दुनिया का भगवान हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, ये आपकी आंतरिक दुनिया है, आपने इसे इतना बड़ा कैसे बना दिया? हम भी नहीं कर सकते। म्यू को जल्द ही समझ आ गया कि दक्ष का क्या मतलब था। जब कोई व्यक्ति स्वर्गलोक का साधक बन जाता है तो वह अपनी आंतरिक दुनिया बनाता है। वे किसी को अपनी आंतरिक दुनिया में भी ला सकते हैं, लेकिन किसी को उसकी अनुमति के बिना लाना, ऐसा करने के लिए अपार आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इस तथ्य की तो बात ही छोड़िए कि उसकी दुनिया जितनी होनी चाहिए थी उससे कहीं अधिक बड़ी थी, लेकिन उसके लिए किसी अन्य स्वर्गीय क्षेत्र साधक को उनकी अनुमति के बिना अपनी आंतरिक दुनिया के अंदर लाना ये बहुत कठिन था। ज्यादातर लोग किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध लाने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि अगर वह व्यक्ति उनसे ज्यादा ताकतवर हुआ तो वह आसानी से अपनी आंतरिक दुनिया को नष्ट करके बाहर निकल सकता है। इस तरह वे न केवल अपनी आंतरिक दुनिया खो देंगे बल्कि गंभीर रूप से घायल भी हो जाएंगे। तुम मुझे अंदर लाने में कामयाब हो गए, यह आश्चर्यजनक था, लेकिन यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। म्यू ने अहंकार से घोषणा की, इसके लिए तुम्हें मुझसे ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। दक्ष की आवाज आसपास के माहौल में किसी देवता की आवाज की तरह गूंज उठी। वह अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, म्यू ने कहा, और उसने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए। मैं इसका सामान्य रूप से योग नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अपनी ताकत पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, लेकिन मुझे यहाँ चीजों को नुकसान पहुंचाने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जितना अधिक नुकसान करूंगा उतना ही बेहतर होगा। वह हंसा और उसके हाथ से प्रकाश की एक गहरी किरण निकली जिसने एक काली तलवार का आकार ले लिया। आसमान में काली तलवार दिखाई दी। ये 200 मीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी थी। यह मेरे खिलाफ बाहर तो कारगर हो सकता था, लेकिन यहाँ नहीं। तुम इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। मेरी आंतरिक दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोचते हो, दक्ष ने अहंकार से कहा। जैसे ही उसके शब्द म्यू के कानों में पड़े उसने सूर्य के पास अंतरिक्ष में एक काली तलवार जैसी चीज को आकार लेते देखा। दक्ष के पास कोई आंतरिक दुनिया नहीं थी बल्कि एक आंतरिक ब्रह्मांड था जो अंधकार के नियम का उपयोग करके बनाया गया था। इसमें मौजूद पूरा स्थान अंधकार के नियम के अंधकार से भरा हुआ था जो आंतरिक ब्रह्मांड में भौतिक रूप ले सकता था और उन दुश्मनों को स्वर्गीय दंड दे सकता था जो उसकी इच्छा के विरुद्ध जाने की हिम्मत करते थे। अब इसका परीक्षण करने का सही समय था। तुम्हें लगता है कि वह चीज मुझे रोक सकती है? फिर से सोचो, म्यू ने गुस्से में धरते हुए अपने हाथ नीचे कर लिए। क्या उसके चेहरे पर आश्चर्य फैल गया जब उसने महसूस किया कि उसकी काली तलवार हिली ही नहीं? ओह चिंता मत करो, ये तलवार तुम्हारी तलवार को रोकने के लिए नहीं बनी है। दक्ष ने उस आदमी को मजाकिया लहजे में जवाब दिया, मेरे पास इसके लिए पहले से ही दूसरी चीजें मौजूद हैं। जब वह इस बारे में बात कर रहा था तो वह तलवार को अपनी जगह पर रखने के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करने का जिक्र कर रहा था। यह उसकी आंतरिक दुनिया में लड़ने का लाभ था जिसमें अंतरिक्ष का नियम और अंधकार का नियम था। वह यहाँ सचमुच कुछ भी कर सकता है जब तक कि वह यहाँ कोई ऐसा प्रतिद्वंदी नहीं लाता जो एस्टेरिया साम्राज्य के सम्राट या उस स्तर के करीब का अति शक्तिशाली हो। उस आदमी की काली तलवार को उसके खिलाफ बेसर करने के बाद वह आक्रामक हो गया। उसकी अंधेरे की तलवार सीधे म्यू की ओर चली जिसे अभी भी समझ में नहीं आया था कि उसकी तलवार कैसे काम करती है। म्यू ने हमले से बचने के लिए अपनी हरकतों का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पैरों में किसी चीज ने जकड़ लिया है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में कोई अदृश्य जंजीर फंस गई हो जो उसे हिलने से रोक रही हो। वह केवल दक्ष की काली तलवार को अपनी ओर उड़ते हुए देख सकता था, कुछ भी करने में असमर्थ था। अभी बंद करो, ऐसा मत करो, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो, म्यू ने अड़ते हुए कहा। उसके चेहरे पर डर की छाया छा गई। वह आखिरकार अपनी जान के लिए डर गया क्योंकि उसे जीवन की ओर ले जाने वाला कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जीवन उसके लिए सम्मान से ज्यादा मायने रखता था। उसे भीख मांगना भी उसके लिए नीचता नहीं लगती थी। अगर उसके पैर अंतरिक्ष में ना फंसे होते तो वह पहले ही घुटनों के बल बैठकर अपनी जान की भीख मांग रहा होता। उसके बहुत विनती करने के बावजूद तलवार नहीं रुकी। अरे कमीने, तू बहुत बुरी मौत मरेगा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। ये देखकर कि उसकी विनती काम नहीं कर रही है वह क्रोधित हो गया और दक्ष को कोसने लगा, हालांकि उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तलवार उसके सिर पर आकर लगी जिससे उसका शरीर 2 टुकड़ों में बम गया। म्यू के शरीर के 2 हिस्से जमीन पर गिरे जो तुरंत जमीन में समा गए। चिंता मत करो, तुम्हारा दोस्त जल्द ही तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा, दक्ष ने कहा। जब वह अंततः अपने आध्यात्मिक रूप में उसकी आंतरिक धूम में प्रकट हुआ वह शीघ्र ही गायब हो गया। अल्पविराम 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 अल्पविराम। जून अभी भी उलझन में थी कि वह आदमी कहाँ गायब हो गया। उसने सोचा कि शायद दक्ष उस आदमी को अपनी आंतरिक दुनिया में ले गया हो, लेकिन इसकी पुष्टि की जरूरत थी। दक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर एक
सुखद मुस्कान फैल गई। तुम सच में जानती हो कि किसी आदमी को कैसे डराना है, दक्ष ने हंसते हुए कहा। हालांकि मुझे इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, तुम्हारी वजह से ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी जान खतरे में है, तो ये तुम्हारा काम था। क्या तुम उसे अपनी आंतरिक दुनिया में ले गई? जुन ने दक्ष से पूछा। कुछ इसी तरह की बात है, दक्ष ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा। बस इतना जान लो कि वह वापस नहीं आएगा। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो टीम में से एक व्यक्ति बचता है, उन सभी को मारना बेकार है जब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे पहले मेरे लिए आए थे, मैं केवल उनकी भावनाओं का ही बदला चुका सकता हूँ, उसने बुदबुदाते हुए कहा। जब उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को फैलाया ये देखने के लिए कि डार्क वर्ल्ड टीम का नेता निंग बाहर खड़ा है या नहीं, वह वहां है। ऐसा लगता है कि वे पीछे से हमला होने के बारे में चिंतित थे, इसलिए उनमें से केवल एक ही अंदर आया। अब ज्यादा समय नहीं है, जब दूसरा भी अंदर आ जाएगा। उसने बाहर निंग को देखकर कहा, मुझे इसे जल्दी से खत्म करना चाहिए, मुझे अच्छा रैंक पाने के लिए अभी भी कुछ फूल खोजने की जरूरत है। दक्ष ने अपनी आभा को छिपाने के लिए अपने स्वर्ग के कफन का इस्तेमाल किया, क्योंकि वह निंग के सिर के ठीक ऊपर से बाहर टेलीप हो गया था। चूंकि वह एक स्वर्ग क्षेत्र साधक था, इसलिए वह अब उड़ सकता था, लेकिन उसने खुलेआम लड़ने की जहमत नहीं उठाई। निंग से उसकी नकली दुनिया में लड़ना ज्यादा बेहतर था, क्योंकि उसे लगता था कि निंग उससे कमजोर है। अल्पविराम जैसे ही वह निंग के ऊपर प्रकट हुआ, उसने उसे अपनी आंतरिक दुनिया के अंदर ले लिया। निंग ने पाया कि जैसे ही वह दक्ष की आंतरिक दुनिया में आया, उसके आसपास का माहौल बदल गया। उसकी शुरुआती प्रतिक्रिया भी म्यू की प्रतिक्रिया जैसी ही थी। वह शुरू में उलझन में था। दुर्भाग्य से ने इस बार कुछ नहीं बताया। जैसे ही वह आंतरिक दुनिया में आया, उसकी मौत और भी तेजी से हुई। एक काली तलवार ने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। निंग से तेजी से निपटने के बाद दक्ष जमीन पर गिर गया। कोई भी कभी नहीं जान पाएगा कि उसने रैंकिंग की दौड़ में सबसे मजबूत टीमों में से एक को अकेले कैसे खत्म कर दिया। भले ही उसने एक बार में एक ही काम किया हो, फिर भी यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी, खासकर इसलिए क्योंकि उसने ऐसा करने के लिए अपनी आंतरिक दुनिया का इस्तेमाल किया था। अब मैं बिना किसी चाल के उड़ सकता हूं, तो ये बहुत आसान हो जाएगा, उसने अपना हाथ फैलाते हुए कहा। स्वर्ग लोक का साधक होना बहुत अलग है, ऐसा लगता है जैसे मैं पूरी तरह से एक अलग दुनिया में प्रवेश कर गया हूं। मेरा शरीर शक्ति से भर गया है, मुझे कभी नहीं पता था कि इतना अलग भी हो सकता है। उसने अपने हाथों को देखते हुए कहा, तुम जितने मजबूत होगे, अंतर उतना ही बढ़ता जाएगा। आखिरकार अब से तुम अमरता की सीमाओं के भीतर कदम रखोगे। जिनकी आवाज उसके हाथ में गूंजी। खैर, अब जब तुमने अपनी आंतरिक दुनिया पूरी कर ली है, तो मुझे देखने दो कि यह कैसी है, इस पर से प्रतिबंध हटा दो, उसने आगे कहा। वह उस आंतरिक दुनिया को देखना चाहती थी जो उसने बनाई थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे उस जगह में प्रवेश करने के लिए उसकी अनुमति की आवश्यकता थी। अभी नहीं, मैं इसे तुम्हारी पहली यात्रा के लिए और भी बेहतर बनाना चाहता हूँ, थोड़ा इंतजार करो, तुम इसे जल्द ही देख पाओगी। दक्ष ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। वह नहीं चाहता था कि वह देखे कि उसने एक आंतरिक ब्रह्मांड बना लिया है, अभी के लिए इसे गुप्त रखना ही बेहतर था। जून ने फिर से देखने पर जोर दिया, लेकिन दक्ष ने फिर से मना कर दिया। उसने अभी उसे देखने देने के बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि वह 3 पत्तियों वाले सुनहरे फूल की तलाश में आगे की ओर उड़ने लगा था। उन्होंने सोचा था कि इस फूल को ढूंढना कठिन होगा, क्योंकि इसे अत्यंत दुर्लभ बताया गया था। हालांकि भाग्य उनके पक्ष में था और उन्हें विवरण से मिल खाता फूल ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। एक बाघ जैसा जानवर फूल के पास बैठा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रहा हो। बाघ के सिर से 2 बैल जैसे सींग निकल रहे थे। उससे निकलने वाली आभा से यह स्पष्ट था कि वह जानवर कोई और नहीं बल्कि एक संत लोक का जानवर था। उसने ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह सिर्फ इतना जानता था कि यह एक संत क्षेत्र का जानवर है। उसे अपनी आंतरिक दुनिया में लाना बहुत जोखिम भरा था, इसलिए उसने ऐसा न करने का फैसला किया। गोल्डन टाइगर के सिर पर 2 काले सींग दिखाई दे रहे थे, जो दक्ष की ऊंचाई से दुगने लग रहे थे। विशालकाय बाघ अपनी आंखें बंद करके बैठा था, मानो वह शांति से सो रहा हो। उसे दक्ष के आने का पता ही नहीं था। दक्ष ने स्वर्ग के कफन का उपयोग करके उसकी सारी आभा हटा दी थी, जिससे उसे किसी अनजान जानवर के लिए धों पाना मुश्किल हो गया था। दक्ष ने बाघ और उसके पीछे लगे सुनहरे फूल को बार बार देखा। एक बेल सींग वाला बाघ जानवर, एक और अनोखा दृश्य। जून ने टिप्पणी की, जब वह दक्ष के पास आए, अब तुम कैसे खुले में आ गई हो? दक्ष ने जून से पूछा, जिसने पहले खुले में आने से इनकार कर दिया था। वह अनोखी आंखों वाला आदमी यहाँ नहीं है, मुझे अब छिपने की जरूरत नहीं है, जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। डुलियांग, ये सही है, वह आदमी तुम्हें देख सकता है, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। वैसे तुम इस जानवर को जानते हो? हाँ, यह एक बहुत ही अनोखा जानवर है जिसकी एक विशेष रक्त रेखा है। ये जानवर ज्यादातर अमर दुनिया में देखे जाते हैं, उन्हें यहाँ देखना आश्चर्यजनक है। अगर मैं अनुमान लगाऊं तो ये सबसे कठिन संत क्षेत्र के जानवरों में से एक होगा जिसका सामना आप यहाँ कर सकते हैं, जुन ने दक्ष को बताया। दिलचस्प, एक अनोखा जानवर हो, दक्ष ने कहा, जैसे उसके दिमाग में एक विचार आया। सेंट्रियल बीस्ट को वश में करना मजेदार होगा, मैंने छोटे स्नेकी के बाद से ऐसा नहीं किया है। अगर मैं इसे हराना ही चाहता हूं तो मैं इसके साथ एक अनुबंध भी कर सकता हूं। अपनी मुट्ठी बांधकर वह उस जानवर की ओर बढ़ने लगा जो शांति से सो रहा था। जैसे ही दक्ष उसके करीब पहुंचा, जानवर ने उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया। भले ही उसने स्वर्ग का कफन इस्तेमाल किया हो, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और दक्ष को देखा। मैं ये सोचकर इतना कुछ कर सकता हूँ कि मैं इस पर छिपकर हमला कर सकता हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए सोचा। सुनहरा बाघ
धीरे से खड़ा हुआ और उसने जोरदार दहाड़ लगाई, मानो वह दक्ष को उसके करीब न आने की चेतावनी दे रहा हो। यह आश्चर्य की बात थी कि जानवर ने उस पर सीधा हमला नहीं किया। क्या जानवर बहुत आलसी था? दक्ष ने सोचा। वे ऐसे ही है, एक आलसी प्रजाति जो तब तक हमला नहीं करती जब तक कि उन्हें ऐसा करना जरूरी ना हो। झुंड ने मुस्कुरा हुए दक्ष से कहा, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, दुर्भाग्य से मैं अभी नहीं जा सकता। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा। वह जानवर से लड़ने के लिए अपनी सूची से समय की तलवार लेकर आया। उसने राजा की तलवार का इस्तेमाल न करने का फैसला किया था, क्योंकि ऐसा करने से उसकी पहचान उजागर होने की संभावना थी। जब बाघ ने दक्ष को अपनी समय की तलवार निकालते देखा तो उसे समझ आ गया कि मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। उसने एक और जोरदार दहाड़ लगाई, मानो दक्ष को आखिरी चेतावनी दे रहा हो, माफ करना बड़े आदमी, लेकिन ये काम नहीं करेगा, दक्ष ने कहा और टाइगर की ओर गोली चलाने से पहले उसने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटक दिया। अंततः बाघ भी आगे बढ़ा और दक्ष की ओर उड़ चला। दक्ष ने अपनी समय की तलवार उठाई और उसे आने वाले बाघ की ओर घुमाया। हालांकि बाघ उसकी आंखों के सामने ही गायब हो गया। जैसे ही तलवार उस पर गिरने वाली थी, बाघ एक छाया में बदल गया। दक्ष ने अपनी पीठ के पीछे बाघ की उपस्थिति महसूस की, जिससे वह चौंक गया। वह खुद को उस अचानक हमले से बचाने के लिए टेलीप करने वाला था जो उसे अपनी ओर आता हुआ महसूस हुआ। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाघ का पंजा दक्ष की पीठ पर लगा। दक्ष टूटे हुए पतन की तरह उछलकर पेड़ से टकरा गया। अल्पविराम पेड़ भी टक्कर से टूट गया। दक्ष आगे की ओर उड़ता रहा, एक के बाद एक पेड़ तोड़ता रहा और आखिरकार जमीन पर उतर गया। उसकी पीठ पर पंजे का गहरा निशान था, जिससे काफी खून बह रहा था। वह दर्द के बीच खड़े होने की कोशिश कर रहा था और अपने घावों को ठीक करने के लिए एक दवा खा रहा था। क्या तुमने सच में सोचा था कि यह आसान होगा? यह एक सेंट रियल जानवर है और उनमें से भी जी का तुम सामना कर रहे हो, वह सबसे शक्तिशाली है, इसकी गति अतुलनीय है। जुन ने दक्ष से कहा, यह तुम्हारी सोच से भी ज्यादा तेज चल सकता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था? दक्ष ने जून से पूछा जब वह अपने घावों के ठीक होने का इंतजार कर रहा था। बाघ फिर से उसकी ओर उड़ने लगा। ठीक है, अब थोड़ा धोखा देने का समय आ गया है। वह बुदबुदाया और उसकी आंखें चमकने लगी। उसकी सुंदर आंखें जो उगते सूरज की तरह सुनहरी थी, उनका रंग बदलने लगा और वे धुंधली काली हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे धुंध से ढकी हुई हो। जिस स्थान पर वह खड़ा था वहां उसका एक भ्रम पैदा हो गया और वह बाघ की आंखों से गायब हो गया। दक्ष एक तरफ हट गया और बाघ के भ्रम पर हमला करने का इंतजार करने लगा। उसकी योजना उस पर टिकी थी और वह बाघ पर हमला करके उसे स्थिर करने के लिए इस छोटे से मौके का फायदा उठा रहा था। बाघ पागलों की तरह दहाड़ता हुआ भ्रम की ओर उड़ गया। वह दक्ष को उसकी चेतावनी न सुनने के लिए मारना चाहता था। दक्ष भ्रम पर हमला होने का बेसब्र से इंतजार कर रहा था। हालांकि हालात अलग थे। जैसे ही बाघ इल्यूजन के पास पहुंचा, वह एक बार फिर गायब हो गया। दक्ष को एक बार फिर खतरे का एहसास हुआ। इस बार उसने और भी तेजी से प्रतिक्रिया की और तुरंत टेलीप हो गया। वह 50 मीटर की दूरी पर दिखाई दिया, लेकिन इस बार वह हमले से बड़ी मुश्किल से बच पाया। वह मुझे देख सकता था? दक्ष ने जून से पूछा। बेशक तुम्हारा भ्रम का नियम अच्छा है, लेकिन तुम इसे एक संत क्षेत्र के जानवर पर इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारी समझ अभी भी इसकी प्रभावशीलता में इतनी बड़ी छलांग लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जन ने दक्ष से कहा और अपना सिर हिलाया। दक्ष शिकायत करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह सब उसकी गलती नहीं थी। उसे यह पता होना चाहिए था। उसने सेंट्रियम कल्टिवेटर के खिलाफ इल्यूजन का इस्तेमाल करने से पहले 2 बार सोचा होगा। उसने क्यों माना कि जानवर अलग था? ठीक है, अगर मैं धोखा नहीं दे सकता तो मुझे अपना सब कुछ दे देना चाहिए। दोपहर का समय होने के कारण सूर्य आसमान में ऊंचा लटका हुआ था। वह छाया परिवर्तन का उपयोग नहीं कर सकता था। इस जानवर के खिलाफ भ्रम बेकार था। वह केवल क्रूर शक्ति का उपयोग कर सकता था। उसने अपनी समय की तलवार को मजबूती से पकड़ रखा था और साथ ही आत्मा की तलवार भी बाहर निकाल रहा था। नयू ने उसकी आत्मा की तलवार पहले भी देखी थी, इसलिए वह उसे यहाँ बाहर नहीं लाना चाहता था, लेकिन उसकी अनुपस्थिति ने उसे थोड़ा आत्मविश्वास दिया। आत्मा की तलवार बाघ की ओर बढ़ी, जो फिर से दक्ष की ओर उड़ गया। हालांकि इस बार चीजें अलग थी। बाघ न केवल शारीरिक हमले कर रहा था, बल्कि कुछ और भी कर रहा था। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था, जो हर बीतते सेकंड के साथ घने होते जा रहे थे। अंधेरे आकाश में गरजने की तेज आवाजें गूंजने लगी। आत्मा तलवार सम दायरे बाघ के पास पहुंची और उसी समय आकाश से एक वज्रपात तलवार पर टूटकर गिरा। तलवार जो पहले से ही क्षतिग्रस्त और आधी टूटी हुई थी और भी अधिक क्षतिग्रस्त हो गई, क्योंकि वह संत दायरे बाघ को मारने से पहले ही जमीन पर गिर गई। हर जगह बैंगनी गड़गड़ाहट होने लगी, जैसे आकाश हर किसी को दंडित करने के प्रयास में पागल हो रहा हो। दूर क्षितिज पर बहुत से युवा अपनी लड़ाई से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने दूर से गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। उन्होंने उस दिशा में देखा तो पाया कि वह काले बादलों से ढका हुआ था। मेनकियान और अन्य लोगों ने भी इस घटना को देखा। उन्होंने अभी अभी स्वर्ग लोक के एक जानवर को मारना समाप्त किया था। जब ये घटना घटी, वहाँ क्या हो रहा है? क्या कोई विशेष खजाना जन्म ले रहा है या कोई संत लोक का जानवर वहाँ प्रकट हुआ है? मेन होलिंग ने आश्चर्य से पूछा। किसी
किसी भी हालत में हमें वहां पहुंचना ही होगा। अगर यह कोई खजाना है तो हमें इसे दूसरों के पहुंचने से पहले अपने कब्जे में लेना होगा, और अगर यह कोई संत क्षेत्र का जानवर है जो किसी से लड़ रहा है तो वहां एक 3 पत्तियों वाला सुनहरा फूल भी मौज होगा। मेनकियान ने टिप्पणी की और वह काले बादलों की ओर उड़ने लगा। हालांकि वे अकेले नहीं थे जो उस दिशा में उड़ रहे थे। 19 टीमों में से ज्यादातर जो जिंदा बची थी वे उस दिशा में आगे बढ़ने लगी, यहाँ तक कि कियानयू और डू लियांग भी उन लोगों में शामिल थे जो काले बादलों की ओर उड़ रहे थे। ये भयानक गड़गड़ाहट, ये बहुत तेज है, ये जगह जल्द ही लोगों से भर जाएगी, मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा और जानवर को ले जाना होगा, दक्ष ने कहा, क्योंकि वह असफल होने पर होने वाले परिणामों के बारे में सोच रहा था। वह न केवल ऐसे दुर्लभ जानवर को वश में करने का मौका खो देगा बल्कि वह अपनी पहचान बताए बिना फूल को लेने का अवसर भी खो देगा। ठीक है, क्योंकि तुमने बादलों को पहले ही इकट्ठा कर लिया है तो मुझे भी उनका उपयोग करने दो, उसने आकाश की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। थंडर ब्लेड, उसने बादल के एक छोटे से हिस्से पर नियंत्रण करते हुए आदेश दिया ताकि वह अपने पुराने लेकिन उपयोगी कौशल का उपयोग कर सके जो इस जानवर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कौशल के समान था। एकमात्र अंतर यह था कि वह एक समय में एक ही थंडर ब्लेड का उपयोग कर सकता था जबकि जानवर कई थंडर ब्लेड का उपयोग कर रहा था। 2 सींग वाले बाघ ने स्वर्गीय गड़गड़ाहट के साथ दक्ष पर हमला करने के लिए डार्क क्लाउड्स को सामने लाया था। वह इस बात से अनजान था कि दक्ष के पास भी ऐसी ही एक क्षमता थी जो उसे दुश्मनों पर हमला करने के लिए डार्क क्लाउड से गड़गड़ाहट का उपयोग करने की अनुमति देती थी। चूंकि टाइगर बीस्ट ने पहले ही बादलों को बुला लिया था इसलिए दक्ष के लिए युद्ध को नियंत्रित करना आसान हो गया। जबकि 2 सींग वाला बाघ जानवर दक्ष की ओर उड़ता रहा। वज्रपात दक्ष को मारने की कोशिश करते हुए गिरते रहे। दुर्भाग्य से उनके लिए दक्ष लड़ाई में और भी ज्यादा उलझता जा रहा था। उसकी सजगता तेज होती जा रही थी क्योंकि उसके लिए चकमा देना बहुत आसान होता जा रहा था। बादल पर नियंत्रण पाने में उसे कुछ मिनट लगे। बाघ को अभी भी यह एहसास नहीं हुआ था कि दक्ष ऐसा कर सकता है। हालांकि वह उस हमला करने की कोशिश करता रहा, वह इस बात भी निराश हो रहा था कि दक्ष उसे चमा देने में सक्षम था। चकी वह युद्ध गड़गड़ा पोषा था, ये सो के है। उसे आश्चर्य हुआ जब अचानक एक बिजली उसके सिर पर गिरी। ठीक उसी समय जब वह फिर से दक्ष पर हमला करने वाला था, बेखबर जानवर को बिजली का झटका लगा जो उसके अपने वजह से काफी कमजोर था। दुर्भाग्य से उस हल्की सी गड़गड़ाहट ने भी बाघ को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। बाघ को बिजली का झटका लगा और उसे लगा कि उसका शरीर क्षण भर के लिए लकवाग्रस्त हो गया है। दक्ष ने इस अवसर का उपयोग प्रतिद्वंदी की देखभाल करने के लिए किया। उसने अंततः स्थिति का लाभ उठाते हुए दूर जाने का निर्णय लिया। वह अपनी तलवार को सीधा रखते हुए आगे बढ़ा और उसने तलवार को जानवर की छाती की ओर बढ़ाया। बाफ की पुतलियां चौड़ी हो गई। जब उसने देखा कि तलवार उसकी ओर बढ़ रही है वह अपने शरीर पर नियंत्रण पाने में कामयाब रहा। हालांकि तब तक वह थोड़ा देर से पहुंच चुका था। समय की तलवार बाघ की छाती पर लगी। हालांकि यह जानबूझकर चूक गया था लेकिन यह उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त था। जमीन पर गिरते ही टाइगर के सीने में एक बड़ा छेद हो गया। जमीन पर गिरते ही उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बहने लगा। उसने फिर से खड़े होने की कोशिश की लेकिन वह असफल रहा क्योंकि उसका शरीर पहले से बहुत कमजोर लग रहा था। आखिर यह क्या था? सिर्फ एक बार घायल होने से वह इतना कमजोर कैसे महसूस कर सकता था? जानवर को कुछ समझ नहीं आया। उसे बस इतना पता था कि उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई थी। जमीन पर पड़े रहने की वजह से उसकी नजर भी कमजोर हो गई थी। चमकीले आसमान पर छाए काले बादल धीरे धीरे गायब होने लगे थे, फिर वे पूरी तरह से गायब हो गए। बाघ के शरीर पर रोशनी की तेज किरणें पड़ रही थी जिससे उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपने आखिरी पड़ाव पर है। यहाँ तक कि दक्ष भी इस बात को लेकर अनिश्चित था कि यह एक हमला इतना प्रभावी कैसे था। क्या ये की तलवार की वजह से था या यह इसलिए था क्योंकि वह स्वर्ग के दायरे में घुस गया था? अल्पविराम दक्ष ने 2 सींग वाले बाघ की ओर तेजी से कदम बढ़ाए। हालांकि काले बादल गायब हो गए थे लेकिन उसे पता था कि खतरा अभी भी बना हुआ है। काले बादल काफी समय तक आसमान में रहे थे। इस क्षेत्र के ज्यादातर लोगों ने इसे देखा होगा। हालांकि वह भाग्यशाली था कि अब तक कोई भी उसके पास नहीं था, फिर भी वह सतर्क था। वह जल्दी से जल्दी काम खत्म करना चाहता था। एक सेकंड भी इंतजार किए बिना उसने अपने अंगूठे को काट लिया ताकि उसमें से थोड़ा खून निकल आए। उसने खून को कमजोर बाघ के माथे पर लगाया जो कमजोर तरीके से दहाड़ रहा था, मानो दक्ष को उसे छूने से रोक रहा हो। दुर्भाग्य से दक्ष ने अपने विरोध की परवाह नहीं की। उसने जुन द्वारा सिखाए गए प्रशिक्षण पैटर्न को पूरा किया। जैसे ही उसने नक्काशी पूरी की आदमी के माथे पर खून चमकने लगा। संकोचन प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हुई लेकिन ये पिछले कुछ समय की तुलना में बहुत तेजी से समाप्त हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ताकत में वृद्धि ने बाघ को वश में करना बहुत आसान बना दिया था। हालांकि यह अभी भी सूर्य को नष्ट करने वाले कोडोर को वश में करने जितना आसान नहीं था। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसान लगता है। क्या इसलिए क्योंकि स्नेकी और डेविल हंटर बीस्ट का वन ज्यादा खास था या इसलिए क्योंकि मैं स्वर्ग क्षेत्र का साधक बन गया? उसने जुन से पूछा। मुझे लगता है कि ये दोनों का थोड़ा थोड़ा मामला है। इसके अलावा क्योंकि यह लड़का पिछले 2 की तुलना में बहुत अधिक
घायल है। जुन ने उसे उत्तर दिया, प्रक्रिया तेजी से पूरी हुई क्योंकि दक्ष जानवर का मालिक बन गया। जानवर भी अपने घावों से ठीक होने लगा जैसे उसके साथ अनुबंध स्थापित होने के बाद उसके अन्य पालतू जानवरों ने किया था। वह भी मजबूत दिखने लगा। हालांकि दक्ष ये देखना चाहता था कि इसमें पूरी तरह से सुधार कैसे हुआ, लेकिन उसके पास समय नहीं था। अपनी दिव्य इंद्रियों की दूर की धार से उसने लोगों को अपनी ओर आते देखा था। वह उन्हें यह नहीं बता सकता था कि क्या हुआ था, इसलिए उसने बाघ को जानवरों के क्षेत्र में भेज दिया जहां उसके अन्य पालतू जानवर रहते थे। ये काम पूरा करने के बाद वह तेजी से 3 पत्तियों वाले सुनहरे फूल की ओर बढ़ा जो दूर था। उसने फूल उठाया और उसे अपने स्टोरेज रिंग में रखने ही वाला था कि उसे पीछे से आती एक आज्ञाकारी आवाज सुनाई दी, यदि तुम मरना नहीं चाहते हो तो फूल को वापस रख दो और चले जाओ, ये फिर से तुम हो। दक्ष ने धीरे से पीछे मुड़ते हुए कहा। वह अभी भी पेज जैन के सामने था, इसलिए उसे अपना चेहरा छिपाने की जरूरत नहीं थी। उसने आवाज पहचान ली और पाया कि यह आवाज बिजली की दुनिया से आए बिंग लुई की है। जब वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि बिंग लुई अपनी 2 साथियों के साथ वहां खड़ी थी। क्या तुम मुझसे वह फूल लूटना चाहते हो जो मैंने इकट्ठा किया था? दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? हम यहाँ सिर्फ उस लड़ाई को खत्म करने आए हैं जो हम वहाँ खत्म नहीं कर पाए थे, इसलिए फूल नीचे रखो और अपनी मौत को स्वीकार करने के लिए यहाँ आओ। मरे हुए लोगों को आखिरकार अच्छे पद की जरूरत नहीं होती, उसने दक्ष से अहंकार पूर्वक कहा। जरूर, अगर मैं मरने वाला हूँ तो तुम इसे मेरी अंगूठी से ले सकते हो, इसे नीचे रखने की कोई जरूरत नहीं है ना? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने अपनी समय की तलवार को पहले ही अपनी भंडारण अंगूठी में वापस रख दिया था। आत्मा की तलवार जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी भी उसकी अंगूठी के अंदर ही रह गई थी। इस समय वह स्वर्ग क्षेत्र की तलवार ढूंढ रहा था जो उसे पे जैन की अंगूठी के अंदर मिली थी। चूंकि वह एक आदमी का रूप धारण करने जा रहा था, इसलिए उसे हथियारों के साथ भी ऐसा करना चाहिए था। उसने फूल को अपनी सूची में वापस रख दिया। ठीक उस लड़की की आंखों के सामने जो उसे घूर रही थी, उसने अचानक अपनी बाएं ओर देखा और अपना सिर हिलाया। मैं आपसे लड़ना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि यह संभव है, उसने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। जंग से 3 और युवक बाहर निकले। जानवरों की दुनिया से आए लोग यहाँ थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने ये जगह सबसे पहले खोजी है, यहाँ से चले जाओ। बिन लुई ने जानवरों की दुनिया से आए लोगों को डांटा। दक्ष ने उसकी बातें सुनी और खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। उसके तर्क के अनुसार वह यहाँ सबसे पहले आया था, इसलिए उन सभी को चले जाना चाहिए, लेकिन वह पाखंड की ओर इशारा नहीं करने वाला था। वह इस भ्रम का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाला था। जानवरों की दुनिया के लोगों ने उसके हाथ में फूल नहीं देखा, उसे वह उपयोगी लगा। बिन लुई चुप रहो, अगर तुम यहाँ पहले आए तो क्या हुआ? ये कोई खेल का मैदान नहीं है जहाँ पहले कुछ मिल जाए तो इनाम मिलता है। अब टालमटोल बंद करो, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जो फूल तुम्हें यहाँ मिला है उसे मुझे दे दो, दक्ष ने अहंकार से कहा। दक्ष की बात सुनकर बिंग लुई का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या उसने सच में ऐसा कहा था? यह व्यक्ति कितना बेशर्म था, वह अब ऐसी तरकीबें अपना रहा था। वह समझ गई कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था। तुम कमीने क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे पास फूल है, मेरी लाइनें मत चुराओ। बिन लुई गुस्से में चिल्लाया। तुम वाकई बेशर्म हो, है ना? तुम 3 हो और मैं एक। क्या तुम्हें लगता है कि अगर मेरे पास फूल होता तो तुम सब मुझ पर हमला नहीं करते? अब बहाने बनाना बंद करो और वह चीज मुझे लौटा दो, मैं तुम्हें जीने दूंगा। दक्ष अभी भी बेशर्मी से इस बात पर जोर दे रहा था कि फूल उसके पास है, जबकि वह कहानी में आगे बढ़ रहा था। हमें फूल दो। पशु जगत के लोगों को दक्ष पर विश्वास हो गया और उन्होंने बिन लुई से वह फूल देने के लिए कहा। तुम दोनों उन्हें व्यस्त रखो, इस बीच मैं उस बेशर्म कमीने को मार डालूंगी। बिन लुई ने अपने साथियों को आदेश दिया क्योंकि वह दक्ष पर हमला करने के लिए तैयार थी। तभी वहां एक और हंसी गूंजी। क्या किसी ने फूल कहा? शायद ये 3 पत्तियों वाला सुनहरा फूल हो सकता है। एक अन्य समूह धीमे कदमों से मैदान में आया। अनंत अंधकार की दुनिया से लोग अगले स्थान पर पहुंचे तथा उनके ठीक पीछे अन्य लोग भी पहुंचे। एक के बाद एक टीमें आती रही और लोगों की संख्या बढ़ती गई। अभी कुछ ही टीमें वहां पहुंचने बाकी थी। उस समय 12 टीमें वहां पहले से ही मौजूद थी। तो खजाना किसके पास है? इसे अभी सौंप दो। तुम कौन होते हो? इसे मांगने वाले हम ही। वह खजाना ले रहे हैं, तुम लोग नहीं। तुम जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। जैसे जैसे टीमें बढ़ती गई, टीमों के बीच छोटी मोटी झड़पें भी होने लगी जिन्हें अभी तक सही स्थिति का पता नहीं था। सौभाग्य से अभी तक किसी ने किसी पर हमला नहीं किया। तुम सब चुप रहो, दक्ष गर्व से दहाड़ा। उसकी आवाज ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। चूंकि वह डुलिया की ही टीम में था, इसलिए उन्हें एहसास हुआ कि वह कौन है। हालांकि उन्हें यह भी पता था कि पेजन टीम का सबसे कमजोर सदस्य था और वह डुलियांग और कियांग यू के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता था। उन्होंने उसे सिर्फ इसलिए महत्व दिया क्योंकि वह टीम से जुड़ा हुआ था। क्या तुम इतने अहंकार से क्यों पेश आ रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि लियांग तुम्हें फिर से बचाने के लिए यहाँ है? हाँ, अपने आप को ज्यादा आंकना बंद करो। तुम हम में से कुछ का सामना करने के लिए भी पर्याप्त
मजबूत नहीं हो, हम सबका तो छोड़ो, तुम्हें अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। जबकि कुछ लोग अभी भी उसकी टीम के सम्मान में चुप रहे। अन्य लोगों ने अहंकार पूर्वक उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जैसे कि अब उन्हें उसकी टीम की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति अकेला था। दक्ष ने अपना अहंकारी व्यक्तित्व बनाए रखा और आलस से पास खड़े लोगों को देखने लगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या करने में सक्षम हूं, लेकिन तुम नहीं जानते। बेहतर होगा कि तुम अपने कान खोलकर ध्यान से सुनो। इस लड़की ने 3 पत्तियों वाला सुनहरा फूल ले लिया। मैं तुम सबसे पहले यहाँ आया हूँ, इसलिए मुझे उससे ये फूल लेने का अधिकार है। तुम सबको चले जाना चाहिए, उसने गर्व से घोषणा की और उसने बिजली की दुनिया के लोगों पर और भी अधिक निशाना साधा। हाँ, तो यह वही था, बादल को संत दायरे के जानवर ने बनाया होगा। दुर्भाग्य से इन लोगों ने जानवर को पहले ही मार डाला, अनंत अंधकार की दुनिया के नेता ने कहा और उसने समझ में सिर हिलाया। ये ठीक है, अब जब हमें पता चल गया है तो हम इसे आसानी से उनसे ले सकते हैं, विंड शॉक वर्ल्ड के नेता ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने होंठ चाटते हुए बिंग लुई और उसकी टीम के साथियों को भूलने लगे। फूल एक बहुत बड़ा आकर्षण था जो उन्हें रैंक में शीर्ष पर ला सकता था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह किसी और को लेने दे सकता था। इस तरह की लड़ाई में शौर्य का कोई स्थान नहीं था। तुम कमीने, झूठी जानकारी फैलाना बंद करो, तुम्हारे पास फूल है, इसे सौंप दो ताकि हम जा सके। दक्ष की बेशर्मी को देखकर बंग लुई का चेहरा पहले से ही लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो गुज में उसके कानों से धुआं निकलने वाला है। हो चतुर चाल, मुझे दोष लेने दो ताकि तुम चुपके से निकल सको। दुर्भाग्य से मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। फूल सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हें मारने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। दक्ष ने पलटकर जवाब दिया। बिन लुई ने सोचा कि दक्ष की योजना उस पर दोष मरकर भाग जाने की थी, लेकिन उसने उसे चुपके से भागने की कोशिश करते नहीं देखा। अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की होती तो वह उसके झूठ को साबित कर देती। दुर्भाग्य से दक्ष को ये बात पता थी, हालांकि उसने ये साबित कर दिया था कि फूल बिन लुई के पास है, फिर भी वह उसे छोड़ नहीं सकता था। सौभाग्य से उसका इरादा भी ऐसा नहीं था, वह बस वहां आलस से खड़ा रहा जैसे कि उसे कोई जल्दी नहीं थी। बिन लुई को आश्चर्य हुआ कि उसकी योजना क्या थी। क्या वह वास्तव में दूसरों के उस पर हमला करने का इंतजार करने वाला था, फिर चुप से बाहर निकलने की कोशिश करेगा? ये बेहतर योजना भी लग रही थी। चाहे वह उसे कितना भी कोसना चाहे, वह इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकती थी कि उसने सही समय पर अपनी सूझबूझ का प्रयोग किया था। दुर्भाग्य से वह फिर भी गलत थी। दक्ष चुपके से बाहर नहीं जाना चाहता था, इसके बजाय वह इंतजार कर रहा था। वह चाहता था कि यह जितना हो सके उतना लंबा चले। चूंकि यहाँ पहले से ही बहुत से लोग थे, इसलिए ये स्पष्ट था कि दूसरे लोग भी यहाँ आएंगे और उन अन्य लोगों में से 5 ऐसे लोग थे जिन्हें वह वहां आना चाहते थे। सबसे पहले वह चाहता था कि डुलियांग और कियांग यू यहाँ आए, वे दोनों उसके साथी थे और दूसरों की नजर में यहाँ के सबसे ताकतवर लोग भी थे। हालांकि उसे लगता था कि अपनी सफलता के बाद वह यहाँ सबसे ताकतवर है, लेकिन वह उन सभी से लड़ना या अपनी ताकत साबित करना नहीं चाहता था। डू लियांग और कियांग यू के यहाँ आने के बाद सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा ही उसे खतरे से दूर रखने के लिए पर्याप्त थी। उनकी निगरानी में कोई भी उस पर हमला नहीं करने वाला था। जिन लोगों का वह इंतजार करना चाहता था वे और भी ज्यादा गंभीर थे। वह चाहता था कि जीशान, मेनकियान और मेन हुलिंग यहाँ आ जाए। उन सभी को ढूंढना मुश्किल था, खासकर तब जब इतना कम समय बचा था। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि जीशान अभी भी सुरक्षित है। बिन लुई, हमें फूल दे दो, समय बर्बाद करना बहुत हो गया। अगर तुम मुझे फूल दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। तुम्हें सुरक्षित रखने वालों की तो खैर नहीं, अगर तुमने ये फूल हमारे अलावा किसी और को दिया तो देवता भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। जल्दी करो और इसे अभी हमें दे दो। जहाँ कुछ लोगों ने बिन लुई से फूल छीनने के लिए बल प्रयोग किया, वहीं अन्य लोगों ने उसे धमकाने की कोशिश की। हालांकि वास्तव में किसी ने भी उस पर हमला नहीं किया, क्योंकि वे सभी जानते थे कि जो टीम पहले हमला करेगी वह सबसे अधिक नुकसान में रहेगी। उन्हें न केवल लाइटनिंग वर्ल्ड के लोगों के खिलाफ लड़ाई का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बल्कि जीतने के बाद उन्हें दूसरों का भी सामना करना पड़ेगा। वे लाइटनिंग वर्ल्ड के खिलाफ लड़ने के बाद कमजोर होने वाले थे, इसलिए अगर वे जीत भी गए तो भी उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला था। वे जो पुरस्कार पाने में कामयाब रहे वह किसी भी हालत में उनसे छीन लिया जाने वाला था। काफी देर तक चुप्पी छाई रही, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। कोई भी पहले हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन वे सभी फूल लेना चाहते थे। वे सभी सोच में पड़ गए और योजना बनाने की कोशिश करने लगे। तुम सब तो फूल भी नहीं चाहते, तुम हमला नहीं करोगे या इसे नहीं ले जाओगे क्योंकि तुम में हिम्मत नहीं है। यहाँ से चले जाओ और मुझे इसे खुद लेने दो। यहाँ गूंगे कोवों की तरह खड़े रहना बंद करो, दक्ष ने बीच में बोलते हुए कहा, अपने लिए स्थिति को और अधिक रोचक बनाने की कोशिश करते हुए। तुम चुप रहो, खुश रहो कि तुम दलिया की टीम में हो, नहीं तो तुम मरने वाले पहले व्यक्ति होते। उनके कृपालु स्वर ने कई लोगों को परेशान कर दिया। उनमें से ज्यादातर ने सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करके ही खुद को नियंत्रित रखा। हालांकि एक व्यक्ति ऐसा भी था जो इसे बहुत
बहुत आगे ले गया। ये बीस्ट वर्ल्ड के बीस्टकिन साम्राज्य की एकमात्र लड़की थी। वह लंबे समय से खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीस्टकिन्स को गुस्सा आने की अधिक संभावना थी। वह अब अपनी सीमा पर पहुंच चुकी थी। अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मैं कसम खाती हूँ कि तुम्हारा सिर तुम्हारी बात पूरी होने से पहले ही जमीन पर गिर जाएगा, लड़की ने कहा। तभी दक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे लगा कि कोई आ रहा है। ओह, कोई इतना बेशर्म होकर मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते? मुझे तुम्हारी जगह लेने में खुशी होगी। दूर से एक सामान्य आदमी की आवाज आई। हर कोई ये देखने के लिए दिशा में देखने लगा कि वह कौन था, सिवाय दक्ष के जो पहले से ही अपने आसपास की चीजों पर नजर रख रहा था। वह जानता था कि वह व्यक्ति कौन था। ऐसा नहीं है कि वह आदमी यहाँ था। उसे बिल्कुल भी लड़ने की जरूरत नहीं थी जब तक कि कुछ असाधारण न हो जाए। दूर से एक आदमी आराम से दक्ष की ओर चला आ रहा था। चेह, वह यहाँ है, मुझे जल्दी काम करना चाहिए था। उनके यहाँ आने से हालात और भी मुश्किल हो गए हैं। क्या अब हम फूल भी ले सकते हैं? यहाँ के ज्यादातर लोगों ने डूली आंख को देखकर फूल पाने की उम्मीदें खो दी थी, जबकि कुछ लोगों को अभी भी थोड़ी उम्मीद थी। अगर वे 3 बनाम 1 लड़े तो शायद उन्हें कुछ उम्मीद हो। कम से कम उन्होंने तो यही सोचा था। दुर्भाग्य से ये सब नहीं था। उनकी जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वह भी तब चकनाचूर हो गई जब उन्होंने एक और आवाज सुनी। इस बार आवाज एक महिला की थी। एक लड़की उनके सामने आए और उसकी आवाज उनके कानों में पड़ी। अगर कोई और कोशिश करना चाहता है तो मैं भी उपलब्ध हूँ, शर्माओ मत। ये कियान यू थी जो अभी अभी उस जगह पर पहुंची थी। वह भी दलिया के साथ शामिल हो गई। तुम भी यहाँ हो? मुझे लगा था कि इस बार मैं सारा मजा लूंगा। ऐसा लगता है कि तुम मेरा मजा चुराने के लिए यहाँ आए हो, डुलियांग ने कियान यू से कहा और उसकी ओर देखा। मैं यहाँ कुछ भी चुराने नहीं आया हूँ। मैंने बादलों को देखा और सोचा कि मुझे इसकी जांच करनी चाहिए। यहाँ आने के बाद ही मैंने तुम्हें युद्ध के बारे में बात करते हुए सुना, कियांग यू ने दलिया को उत्तर दिया। एक डुलियांग पहले से ही यहाँ मौजूद लोगों को दोबारा सोचने के लिए काफी था। कियांग यू के शामिल होने से चीजें और भी बदतर हो गई। डुलियांग दक्ष के पास रुक गया इससे पहले कि वह बीस्टकिन साम्राज्य की लड़की की ओर देखती। तुम किसी बात पर बात कर रही थी? अगर तुम अभी भी इच्छुक हो तो मुझे अपने दोस्त की जगह लेने दो, चलो कोशिश करते हैं। उसने लड़की से चेहरे पर एक शांत मुस्कान के साथ कहा। लड़की ने महसूस किया कि उसका दिल धड़क रहा था जब उसने डू आंख की नजर अपनी ओर चमकती देखी। वह डर के मारे पीछे हटना नहीं चाहती थी। उसने अपनी मुट्ठी भी और दलिया को घूरने लगी और जवाब देने के लिए हिम्मत जुटाई। हालांकि चीजें अलग थी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। इसके बजाय उसकी नजर दलिया की आंखों पर पड़ी। उसे लगा जैसे उसके पैरों से जमीन छिन गई हो। वह कुछ बोल नहीं पाए। मैंने सोचा था कि कोई इतना बहादुर होगा, हालांकि मैं गलत था, डुलियांग ने आंखें घुमाते हुए कहा। तो वह बादल किस बारे में था? क्या वास्तव में यहाँ कोई खजाना है? उसने दक्ष से पूछा। यहाँ कोई खजाना नहीं है। बादल एक संत दायरे जानवर द्वारा बनाया गया था जो अब मर चुका है, दक्ष ने उत्तर दिया। एक जानवर जो इतने बड़े क्षेत्र को कवर कर सकता है बुरा नहीं है क्या? तुम सबने मिलकर कर उसे हरा दिया। फूल कहाँ है? लियांग ने पूछा। नहीं, इसे एक व्यक्ति ने हराया था। बाकी लोग उस व्यक्ति से फूल छीनने के लिए यहाँ आए हैं, दक्ष ने उससे कहा। डुलियांग ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर प्रशंसा का भाव उभर आया जब उसने वहां मौजूद सभी लोगों की ओर देखा। शोरी, यह मेरी शैली नहीं है। जिसने फूल पाया वह अकेले ही सेंट्रियल जानवर को मारने के कारण इसका हकदार है, लेकिन ये किसने किया? उसने दक्ष से पूछा, जबकि दूसरे ने बिंग लुई की ओर देखा, दक्ष के पिछले बयान पर विश्वास करते हुए कि वह उसके साथ था। बिंग लुई ने दक्ष की ओर देखा। अब तुम्हारे दोस्त भी यहाँ आ गए हैं, क्या तुम अब भी कायर बने रहोगे? उसने दक्ष से पूछा। कायरता क्या है? दक्ष ने पलटकर पूछा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरे पास फूल है, इसमें कायरता वाली कौन सी बात है? तुम अभी भी स्वीकार नहीं करते? बिंग लुई ने बिना कुछ सोचे ही बोल दिया। उसे यह समझने में कुछ सेकंड लगे कि उसने अभी क्या कहा था। हम तुमने कबूल किया? उसने पूछा। क्या ये कबूल करने लायक बात है? बेशक यह मेरे पास है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे तीनों अभी भी यहाँ नहीं है। उन्हें आने में इतना समय क्यों लग रहा है? उसने सोचा और सोचा कि जीशान और बाकी लोग कहाँ हैं? वे अभी भी यहाँ नहीं थे। तुम्हें एक मिल गया, मुझे कहना चाहिए। मैंने तुम्हें कम आंका था। मुझे लगा कि तुम खुद को बहुत आगे ले जा रहे हो और तुम अकेले एक संत रियल बीस्ट से नहीं निपट सकते। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। मेरी टीम के किसी व्यक्ति से यही उम्मीद थी। डुलियांग जोर से हंसा और उसने दक्ष की ओर सिर हिलाया। तो वे आपको घेर रहे थे ताकि वे कुछ ऐसा ले सके जो अब आपका है। बहुत बढ़िया, आखिरकार कुछ दिलचस्प हुआ। मुझे दांव बढ़ाने दो, उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। उसके हाथ में 2 सुनहरे फूल दिखाई दिए। चकी, लगभग सभी लोग यहाँ हैं और मैं उब रहा था, इसलिए कृपया इसे मेरे लिए मजेदार बनाएं। मुझे हराएं और न केवल आपको मेरे 3 पत्ती वाले सुनहरे फूलों में से 2 लेने की अनुमति होगी, बल्कि मैं आपको पेई जैन का फूल भी दूंगा। उसने घोषणा की। क्या 3? मेरे पास तो एक भी नहीं है और उनके पास 3 है। अगर हम इन लोगों को मार देंगे तो हम आसानी से शीर्ष स्थान प्राप्त कर लेंगे। अब ज्यादा दिन भी नहीं बचे हैं और अधिक स्वर्णिम फूल मिलने की संभावना कम है। ये सबसे अच्छा अवसर
है। सबने एक दूसरे के चेहरों की ओर देखा, उनकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था, लेकिन वे अभी भी झिझक रहे थे। डू लियांग उनकी अनिश्चितता को देखकर आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। क्या एक अच्छी लड़ाई के लिए यह बहुत ज्यादा मांगना था? वे इतने डरे हुए क्यों थे? इतने सारे प्रोत्साहन के बाद भी वे उस पर हमला नहीं कर रहे थे। कियानयू, क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? उसने कियानयू से पूछा। हाँ, मेरे पास भी एक है, कियानयू ने जवाब दिया। वह समझ गई कि वह क्या करना चाहता था, इसलिए उसने अपना 3 पत्तियों वाला सुनहरा फूल भी दिखाया। अच्छा, देखा, तुम में से 4 फूल ले सकते हो। अगर तुम मुझे हरा दोगे तो तुम्हारी पूरी टीम शीर्ष पर आ जाएगी। क्या तुम सब फिर भी पीछे हटोगा? उसने वहां मौजूद लोगों से पूछा। अरे, हम यह अवसर नहीं खो सकते। आखिरकार कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। यह विन शॉक वर्ल्ड से कोई था जिसने चिल्लाकर कहा। उसका लालच उस पर हावी हो गया था। सब लोग, मुझे पता है कि हम इस टूर्नामेंट में दुश्मन हैं, लेकिन हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। चलो साथ मिलकर काम करते हैं और इस आदमी को नीचे गिराते हैं। अगर हम उसे नहीं हरा पाए तो हम में से किसी को भी वे 4 फूल नहीं मिलेंगे। उन्हें हराने के बाद हम आपस में फैसला कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। सुनहरे बालों वाले आदमी ने आकाश की ओर अपनी तलवार लहराते हुए कहा। यह सही है, वह बहुत ताकतवर है। अगर हम साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो हम में से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। चलो अब उसे नीचे उतारते हैं और बाद में तय करते हैं कि फूलों के साथ क्या करना है। एक और व्यक्ति ने भी इस सुझाव का समर्थन किया। हा, आखिरकार कुछ प्रगति हुई। मुझे लगा कि तुम्हारे पहले दौर में मुझे कोई कार्रवाई नहीं मिलेगी। राक्षसों से लड़ना कितना उबा था। आओ साथ आओ, डू लियांग ने सोचा और उसने अपने होंठ चाटते हुए अपनी अंगुलियों को चटका गया। हालांकि कुछ लोग तुरंत हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इनकार कर दिया। मैं शामिल नहीं होंगी। बंग लुई ने वापस जाने से पहले सभी को सूचित किया। अपने साथियों के साथ जाने से पहले वह दक्ष पर एक आखिरी नजर डालना नहीं भूली। उसने डू लिया के बारे में कहानियां सुनी थी। वह सिद्धांतों का परीक्षण नहीं करना चाहती थी। अगर वे यहाँ मारे गए तो उनकी दुनिया को कोई दर्जा नहीं मिलने वाला था। वे लालच के कारण पहले ही अपने पास मौजूद फूल भी खो देंगे। अभी शीर्ष रैंक प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरे चरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए केवल शीर्ष कुछ में रहना ही पर्याप्त था। जहां तक दूसरे चरण में अपनी जगह बनाने की बात है तो ये बहुत ही आकर्षक बात थी, लेकिन वे इसके लिए सब कुछ जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। बिंग लुई के जाने के बाद एक और टीम चली गई। यह बीस्ट किंग्स थी जिसने पीछे हटने का फैसला किया था। हालांकि वे बिंग लुई से थोड़े अलग थे। बिंग लुई आखिरकार चले गए, लेकिन वे केवल नाम के लिए ही गए। वे केवल थोड़े समय के लिए जाना चाहते थे और युद्ध के अंत में वापस आना चाहते थे। अगर यह बेवकूफ लड़ाई में डलिया को घायल करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम शामिल हो जाएंगे और काम पूरा कर देंगे। अगर वे असफल हो जाते हैं तो हम वापस रह सकते हैं। अभी शामिल होने से कोई नुकसान नहीं है। जानवरों की दू के लोगों के दिमाग में यही विचार था। वे जानते थे कि डू लियांग जीतने वाला है, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि वह गंभीर रूप से घायल हुए बिना जीत जाएगा। दूसरी ओर बिंग लुई को विश्वास था कि वे बिना घायल हुए जीत जाएंगे, इसलिए वह बिना किसी दूसरे विचार के चली गई। कुछ ही मिनटों में जो लोग वहां से जाना चाहते थे वे चले गए और जो लड़ना चाहते थे उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए। ठीक है, तुम मजे करो, मैं बैठकर देखूंगा। दक्ष ने पीछे हटने से पहले डू लियांग से कहा। वह एक पत्थर के पास वापस चला गया और उस पर बैठ गया। वह भी डू आंख की ताकत देखना चाहता था। आखिर मौत की आंखों में ऐसी क्या खास बात थी? कियान यू भी पीछे हट गई। वह दक्ष के करीब चली गई और पेड़ के सहारे खड़ी हो गई। क्या आपकी आत्मा तलवार क्षतिग्रस्त है? कियान यू ने लापरवाही से पूछा। हाँ, दक्ष ने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि उसका ध्यान उस लड़ाई पर था जो शुरू होने वाली थी। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि पेजेन के पास कोई आत्मा तलवार नहीं थी। हाँ, मेरी आत्मा तलवार क्षतिग्रस्त है, इसलिए मैं इसे ट्रिसन से यहाँ नहीं लाया। मैं इसे दूसरे चरण तक ले लूंगा, उन्होंने स्पष्ट किया। हालांकि पेजेन के पास आत्मा तलवार नहीं थी, लेकिन लड़की यह नहीं जान पाई कि उसके पास घर पर तलवार है या नहीं। उसने अपने उत्तर को स्पष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। कियान यू ने कोई जवाब नहीं दिया और केवल अपना सिर हिलाया। दक्ष को एहसास हो गया था कि वह संदिग्ध है और उसके सवाल हमेशा मुश्किल होते थे। उसने उसके आसपास ज्यादा सतर्क रहने और फिर से वही गलती न करने का फैसला किया। कुछ सेकंड के बाद कियान यू ने अंततः अपने चेरी होंठ खोले और पूछा, तुमने पेजेन के साथ क्या किया? क्या मतलब है तुम्हारा? दक्ष ने मासूमियत से पूछा। भले ही वह अंदर से बिल्कुल भी शांत नहीं था, लेकिन बाहर से वह पूरी तरह शांत था। मेरा सवाल सरल है, तुमने पेजेन के साथ क्या किया और तुम उसका प्रतिरूपण क्यों कर रहे हो? कियान यू ने फिर पूछा। कियान यू ने सीधे दक्ष से पूछा कि उसने पेजेन के साथ क्या किया। वह इतनी आश्वस्त क्यों है? और आत्मा तलवार के बारे में दक्ष ने आश्चर्य जताया। उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया और लिया को देखता रहा, जैसे कि उसे आगामी लड़ाई में ज्यादा दिलचस्पी हो। मुझे पता है तुमने मेरी बात सुन ली है, दिखावा मत करो, मुझे सच बताओ। कियान यू ने फिर पूछा। दक्ष अब इसे अनदेखा नहीं कर सका। उसने कियान यू की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव बना
रहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या कुछ और, क्या मतलब है तुम्हारा? उसने मासूमियत से पूछा। आप पे जैन नहीं है और यह है जहाँ तक आप कौन है मुझे इस बारे में निश्चित नहीं था। मुझे यहाँ केवल एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वह व्यक्ति जिसने मुझ पर हमला किया, हालांकि वह यहाँ किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है। पे जैन के लापता होने पर एक मजबूत युवा खिलाड़ी टीम का हिस्सा क्यों नहीं होगा? मुझे लग रहा था कि यह आप ही थे, कियान यू ने उत्तर दिया। जैसा कि मैंने सोचा था, तुम पागल हो गए हो, तुम बकवास कर रहे हो, मैं पे जैन नहीं हूँ, दक्ष ने हंसते हुए कहा। वह कबूल नहीं करने वाला था। अगर तुम पे जैन हो तो मुझे उसके मंगेतर का नाम बताओ, कियांग यू ने सहजता से पूछा। अगर तुम मुझे जवाब दे सको तो मैं मान लूंगा कि मैं गलत था। दक्ष को लगा कि वह खुद पर हाथ मार रहा है। आखिर उसने उसे कैसे शक में डाल दिया? उसने क्यों माना कि वो पे जैन नहीं है? मुझे पे जैन की गर्लफ्रेंड के बारे में कैसे पता चलेगा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है भी या नहीं। दक्ष चिंतित हो रहा था, लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा हूँ, तुम निश्चित रूप से मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो, मेरे पास खेलने के लिए समय नहीं है। उसने सीधे जवाब देने से इनकार कर दिया और इस पूरी बात को बचकाना बताया। मन ही मन वह डूलिया को कोस रहा था, लड़ाई क्यों नहीं शुरू हो रही है? अगर ऐसा होता तो वह दिखावा कर सकता कि उसका ध्यान उन पर ज्यादा है। दुर्भाग्य से युद्ध शुरू करने का काम डूलिया के हाथ में नहीं था, वह पहले हमला करने वाला नहीं था। जहां तक आदेशों की बात है, वे अभी भी योजनाएं बना रहे थे। मुझे लगता है कि मुझे जवाब न देकर मेरे संदेह की पुष्टि करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए, कियान यू ने सहजता से कहा। तो पे जैन कहाँ है? क्या आपने उसे पहले ही मार दिया है? दक्ष ने गहरी सांस ली और हरी ठीक है, अगर लड़की को पता था तो उसे पता था, वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। चूंकि वह जानती थी इसलिए उसे बस डलिया को बताना था। वे इस तरह के सवाल पूछकर आसानी से पता लगा सकते थे कि वह नकली है। उसके पास अभी भी बचने का एकमात्र तरीका यह था कि वह कियान यू को उसके पक्ष में ले आए, वैसे भी कोई अन्य विकल्प नहीं था। हाँ, वह मर चुका है, उसे अब तक नर्क में जाना चाहिए था। उसने लड़की को जवाब दिया। चूंकि वह कबूल करने वाला था इसलिए उसने सच बता दिया। तुम्हारे इरादे क्या हैं? तुमने ऐसा क्यों किया? कियान यू ने आगे पूछा। और तुम कौन हो? उसने पूछा। उसके दिमाग में बस कुछ ही सवाल थे और यह उसके उद्देश्य और उसकी पहचान के बारे में थे। मैंने उसे इसलिए मार दिया क्योंकि उसने मेरे किसी संबंधी को मार दिया था। वह एक गद्दार और कमीना था जो मौत के लायक था, दक्ष ने जवाब दिया और वह आलसी ढंग से अपनी बाहें फैलाते हुए खड़ा हो गया। मैंने उसकी जगह क्यों ली? इसका कारण यह है कि मैं फेंगशू को इस मुकदमे में शीर्ष स्थान दिलाने में मदद करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी भी फेंगशू से है, मैं वहां जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं सम्राट की अनुमति के बिना इस दुनिया को नहीं छोड़ सकता। उसने आगे कहा। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह सच को उजागर न करे, थोड़े से के साथ थोड़े से झूठ का भी इस्तेमाल किया। वह उसे एस्टेरिया और किंडी युद्ध के बारे में बता सकता था जिसकी योजना पेन और ट्रिसन साम्राज्य ने बनाई थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बहुत ज्यादा जानकारी के बिना उजागर करना अच्छा नहीं था। अगर वह उसे बताता कि वह एस्टेरिया की तरफ है और युद्ध पहले ही खत्म हो चुका है या कि आंडी ने कुछ अक्षम्य काम किया है, तो लड़की उसे पता चलने से पहले ही उसे मारने की कोशिश करेगी। वह जोखिम नहीं उठाना चाहता था। मैंने यहाँ सम्राट को नाराज कर दिया है, इसलिए वह मुझे जाने नहीं देंगे। वहां जाने का एकमात्र तरीका पे जैन की जगह लेना और फेंगशू में परीक्षण का दूसरा चरण करवाना है। अब तुम मेरा पर्दाफाश कर सकते हो और मुझे धोखा दे सकते हो, लेकिन तुमने अभी तक ऐसा नहीं किया है। अब समय आ गया है कि तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब भी दो। तुम अब मेरा पर्दाफाश क्यों नहीं कर देते? उसने किया यह से पूछा। ठीक उसी समय डलिया और अन्य लोगों के बीच लड़ाई भी शुरू हो गई। हाँ, ईमानदारी से तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे अपमानित किया और भाग निकले। मुझे तुम में बहुत दिलचस्पी है, मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ और जो हमने शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए असली लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। मैं तुम्हें उजागर नहीं करना चाहता और अपना अवसर खोना नहीं चाहता। कियान यू ने आलस से उत्तर दिया। दिलचस्प है तो तुम मेरी पोल नहीं खोलो, उसने लड़की से पूछा। जब तक तुम हमें अच्छी रैंक दिलाने में मदद करोगे मैं नहीं करूंगा। मैं किसी भी तरह से पेई जैन के करीब नहीं हूँ, तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए तुम्हारा होना किसी भी मामले में बेहतर है। जब तक तुम हमें धोखा नहीं देते और हमारी लड़ाई खत्म होने से पहले भागने का वादा नहीं करते, मैं तुम्हें बेनकाब नहीं करूंगा। वास्तव में मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। कियान यू ने पुष्टि की। दक्ष के होठों से राहत की सांस निकली जब उसने कियान यू के शब्दों में गंभीरता महसूस की। अगर वह सिर्फ लड़ाई चाहती थी ताकि उसका पर्दाफाश न हो तो इससे बेहतर क्या हो सकता था? ठीक है, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ फेंगशू पहुंचने के बाद तुमसे ठीक से लड़ूंगा। जब दक्ष और कियान यू का युद्ध समाप्त होने वाला था तब लिया की लड़ाई शुरू हो गई। 15 टीमों ने लिया को घेर लिया और वे सभी दिशाओं से हमला करने के लिए तैयार हो गए। डुलियांग, तुम ताकतवर हो सकते हो लेकिन तुम अपने भले के लिए बहुत घमंडी हो, तुम्हारे अहंकार के लिए तुम्हें भुगतना होगा। बाघ के पंजे वाली जानवर ने डुलियांग से कहा और वह उसकी ओर कूद पड़ी। बीस्टकिन साम्राज्य के लंबी गर्दन वाले व्यक्ति ने भी उसी समय हमला किया। बीस्टकिन्स अपनी ताकत के लिए जाने जाते थे और उन्हें शारीरिक हमलों की जिम्मेदारी दी गई थी। बहुत बढ़िया। डुलिया के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी जब उसने युद्ध को आखिरकार शुरू होते देखा। उसने बीस्टकिन साम्राज्य की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए अपना दाहिना पैर उठाया। इतनी जल्दी नहीं। अनंत अंधकार साम्राज्य से आए एक काले बालों वाले व्यक्ति ने उसी क्षण कार्य किया जब उसने जमीन पर मुक्का मारा। जमीन में दरारें पड़ने लगी जिनसे तरह तरह की काली रस्सियां निकलने लगी।
ही जमीन से निकली काली रस्सियां डुलिया के पैरों के चारों ओर लिपटी हुई थी ताकि वह हिल ना सके। इससे वह अपनी जगह पर ही अटका हुआ था जिससे वह हिल नहीं पा रहा था। हालांकि डुलिया को आश्चर्य नहीं हुआ जब रस्सियां उसके पैरों के चारों ओर लपेटी गई तो वह शांति से खड़ा रहा। वह स्थिर खड़ा रहा और हिलने की कोशिश भी नहीं की। इतना ही नहीं, उसने अपने हाथ भी मोड़ लिए जैसे कि उसने लड़ना छोड़ दिया हो। लड़की को उस पर हमला करते देख से कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, अपनी मृत्यु स्वीकार करो। बाघ के पंजे वाली महिला दलिया के पास पहुंची और उसने अपने पंजे उसकी गर्दन की ओर घुमाए। पंजों ने डू आंख की गर्दन काट दी। जैसे ही दूली आंख की गर्दन कटी उसका सिर जमीन पर लुढ़क गया। बहुत आसान है, हम व्यर्थ ही चिंतित थे, महिला ने अपने साथियों की ओर देखते हुए कहा जो उसके पीछे आ रहे थे। हम उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वहां कोई नहीं था। उसने अपने चारों ओर देखा लेकिन एक भी व्यक्ति उसकी नजर में नहीं था। सब लोग कहाँ गायब हो गए? वह खुद से बुदबुदा आए। उसने उलझन में ली आंख के शरीर को देखा। उसने पाया कि शरीर भी गायब हो गया था। वहां कोई शरीर नहीं था। वह इस जगह पर अकेली थी। उसका सिर घूम रहा था क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। हालांकि वह अकेली ऐसी नहीं थी जो इस समस्या से पीड़ित थी। उसके ठीक पीछे उसकी टीम के साथी भी इसी तरह खड़े थे, किसी को देख नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी ही किसी अलग दुनिया में हो। वह क्या है? दक्ष ने कियान से पूछा। उसने डुलाक को अपनी मूल स्थिति में खड़ा देखा। उसकी आंखें लाल थी लेकिन यह अजीब बात नहीं थी। उसे जो बात अजीब लगी वह ये थी कि जो लोग उस पर हमला करने गए थे वे स्थिर खड़े थे जैसे कि वे अचंभित थे। डुलिया के 5 मीटर के दायरे में आने वाले सभी लोगों की गति रुक गई। दक्ष समझ गया कि इसका संबंध मौत की आंखों से है, लेकिन वास्तव में क्या हुआ यह उसे समझ में नहीं आया। यह उसकी विशेष क्षमता है। जो लोग उसके करीब आते हैं वो उन्हें उनके ही मन में फंसा सकता है। वे लोग जाल से बाहर निकल सकते हैं लेकिन कैसे यह मुझे भी नहीं पता। जहां तक मुझे पता है उसके के खिलाफ लड़ते हुए इतने सालों में केवल कुछ ही लोग बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं। कियान यू ने दक्ष को समझाया। दिलचस्प है, ऐसी कोई योग्यता भी होती है। इस योग्यता के बारे में जानना आश्चर्यजनक था। कोई भी अनजान व्यक्ति आसानी से जाल में फंस सकता है। ज्यादातर लोग लड़ते समय दुश्मन के करीब जाना पसंद करते हैं और यह डुलियाम के खिलाफ सबसे कमजोर तरीका था। यह अच्छा था कि उसे इस बारे में पता चल गया क्योंकि उसे भी यकीन नहीं था कि वह कभी प्रभावित होगा या नहीं। इस हमले की सीमा क्या है? 5 मीटर, उसने कियान यू से और जानकारी लेने को कहा। कियान यू ने जवाब देते हुए अनजाने में अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। मुझे नहीं पता, मैंने उसे सिर्फ तब इसका इस्तेमाल करते देखा है जब लोग 5 मीटर की रेंज में होते हैं। हो सकता है कि वह इसे लंबी दूरी तक इस्तेमाल कर सके या शायद न कर सके। मुझे लगता है कि वह जानती है लेकिन वह उसकी कमजोरी को उजागर नहीं करने वाली है। ठीक है, दक्ष समझ गया कि वह नहीं बताने वाली है, इसलिए सुरक्षा के लिए उसने मान लिया कि सीमा 10 मीटर थी। सुरक्षा के लिए दोगुनी सीमा ले ली। तुम्हें क्या हो गया है? टालमटोल करना बंद करो और उस पर हमला करो। मैं उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। बीकिंस को कठपुतलियों की तरह स्थिर खड़ा देखकर वह आदमी जिसने डूली आंख को पकड़ने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल किया था चिल्लाया। बाकी लोग भी उन पर चिल्लाने लगे कि वे हट जाएं। वे स्थिर क्यों थे? वे हिलेगे नहीं, डुलियांग ने सूखी हंसी में कहा और अपनी लाल आंखों से काली रस्सियों को देखा। जैसे ही उसकी नजर रस्सियों पर पड़ी, रस्सियां नष्ट हो गई। वह आजाद हो गया और उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा जो उस पर हमला करने आई थी। अपना हाथ बढ़ाकर उसने लड़की के हाथों को छुआ जिनमें बाघ जैसे पंज थे। तुम्हारे पंजे बहुत खूबसूरत है। उसने धीरे से उसकी तारीफ की और उसका हाथ हिलाते हुए मुस्कुराया। उसने उसके पंजे उसकी गर्दन के पास रख दिए। दुर्भाग्य से वे खतरनाक भी है। उसने धीरे धीरे अपने पंजे उसकी गर्दन पर घुमाए और उसे तुरंत काट दिया। लड़की बिना ये जाने कि क्या हुआ था मर गई। अपने मन में वह अभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि सभी कहाँ चले गए। जब उसे सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई, उसके जीवन के अंतिम कुछ महीने उसके मरने के समय तक जितने दर्दनाक हो सकते थे उतने ही दर्दनाक थे। तुम बेवकूफ हो, हटो उसे, तुम्हें मारने मत दो। तुम सबको क्या हो गया है? जब डुलियांग महिला को मारने के बाद अगले बेहोश व्यक्ति की ओर बढ़ने लगा तो बाकी लोग उसे बेहोशी से बाहर लाने के लिए चिल्लाने लगे। दुर्भाग्य से लंबी गर्दन वाला आदमी अपनी बेहोशी से बाहर नहीं आ सका। तुम उस पर हमला करो, हम उसे एक एक करके सभी को मारने नहीं दे सकते, हमें एक साथ हमला करना होगा। विंशॉक एम्पायर, जो संघ के नेता के रूप में कार्य कर रहा था, ने सभी को हमला करने का आदेश देना शुरू कर दिया। मैं क्यों मरूंगा? क्या तुमने उनकी हालत नहीं देखी? हम तो उनकी क्षमताओं के बारे में भी नहीं जानते। मैं उनके बिल्कुल भी करीब नहीं जा रहा हूं। मैं उनकी तरह मरना नहीं चाहता। इस आदमी की क्षमताएं बहुत रहस्यमयी हैं। मैं अब उससे लड़ना नहीं चाहता। हाँ, मैंने सोचा था कि वह सामान्य रूप से लड़ेगा, हम उसे परास्त कर सकते थे, लेकिन जब वह इस तरह लड़ता है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। चलो चले, हमें राक्षस से फूल चुराने की कोशिश करने के बजाय उन्हें ढूंढना चाहिए। जैसे जैसे लोग हार मानते गए वैसे वैसे ज्यादा लोग लड़ाई से बाहर निकलने लगे। ये क्षमता बहुत रहस्यमय थी। जो लोग पहले इतने अच्छे थे और इतनी अच्छी तरह से लड़ते थे वे मारे जाने पर हिलते तक नहीं थे। यह एक भयावह क्षमता थी, खासकर तब जब
उन्हें नहीं पता था कि यह कैसे काम करती है। मुझे जलन हो रही है, दक्ष ने कहा जब उसने देखा कि हर कोई धीरे धीरे लड़ाई से बाहर निकल रहा था जबकि यह अभी शुरू ही हुई थी। उसके चेहरे पर ईर्ष्या की झलक दिखाई दी। क्योंकि यान यू ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम उसकी योग्यताओं से ईर्ष्या करते हो? उसकी योग्य से नहीं, बल्कि मैं उसकी किस्मत से ईर्ष्या करता हूँ, दक्ष ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। उसकी किस्मत? तुम्हारा क्या मतलब है? कियान यू ने पूछा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाह रहा था। जब भी मैं किसी समूह से लड़ता हूँ तो लोग पागल हो जाते हैं, जितना ज्यादा मैं उन्हें मारता हूँ कोई भी मौत के डर से नहीं बचता। मुझे ईर्ष्या होती है कि उसके दुश्मन इतने समझदार हैं, उसने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, अगर उसके सभी दुश्मन इतने समझदार होते तो कितना अच्छा होता। क्या ये किस्मत की बात थी या कुछ और? जबकि दक्ष अपने चेहरे पर ईर्ष्या भरी निगाहों से धूली आंख को देख रहा था। लड़ने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही थी। जिन लोगों ने एक टीम के रूप में उससे लड़ने का फैसला किया था उनमें से आधे से अधिक लोग लड़ाई से बाहर चले गए और जो लोग फिर भी पीछे रहकर लड़ने का फैसला किया वे एक के बाद एक मारे गए। जो लोग डुलियांग के करीब गए वे मारे जाने से पहले लगातार बेहोश होते रहे। जिन लोगों ने दूर से हमला करने का फैसला किया उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि डुलियांग न केवल कम दूरी के हमलों में बल्कि लंबी दूरी के हमलों में भी अच्छा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी गति बहुत तेज थी, एक भी वार दलिया को नहीं लग पाया था। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह एक के बाद एक दुश्मनों को मारते हुए हवाओं के साथ नाच रहा था। वह एक जगह से दूसरी जगह दिखाई देता रहा और उसकी तलवार चमकती रही। अद्भुत, ऐसे योद्धा भी होते हैं। मुझे भी यकीन नहीं है कि मैं सभी को इतनी कुशलता से मार सकता हूं। ऐसा लगता है जैसे उसकी हर चाल को लाखों बार अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया हो। सिर्फ चाल ही नहीं बल्कि युद्ध की उसकी समझ भी, दक्ष ने सोचा, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने कत्लेआम होते देखा था। कुछ ही देर में दर्जनों शव जमीन पर पड़े थे, सभी शवों से खून बह रहा था और वे बेजान थे। डुलिया के सामने केवल एक ही व्यक्ति जीवित बचा था और वह विनशॉक वर्ल्ड का एक गोरा आदमी था जो डुलिया के खिलाफ इस टीम प्रयास के लिए जिम्मेदार था। जब उस आदमी ने सबको मरते देखा तो उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। उसके लालच ने उसे मौत के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया था और अब वह पीछे नहीं हट सकता था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि कियांग यू और दक्ष वहां लड़ाई का आनंद ले रहे थे। उसने सोचा कि अगर वह उस दिशा से भागा तो वे दोनों उसे रोक लेंगे और अगर वह दूसरी दिशा में भागने की कोशिश करता तो डुलियांग वहां मौजूद था। वह दो मुश्किलों में फंस गया था। कोई विकल्प न होने के कारण उसने जोखिम उठाने का फैसला किया और दक्ष की दिशा में भाग गया। वे आराम से वहां बैठे थे, इसलिए अगर सावधान रहता तो उनके पास उसे रोकने का सबसे अच्छा मौका नहीं था। ये डुलिया के हाथों मरने से बेहतर था, जो एक भयानक रीप जैसी मुस्कान के साथ होन की ओर बढ़ रहा था। वह पीछे मुड़ा और उड़ने लगा। दुर्भाग्य से वह गलत था। उसने सोचा कि अगर वह तेज होगा तो भाग सकता है, वह गलत था। उसने उड़ना शुरू ही किया था कि उसका सिर जमीन पर लुढ़क गया। उसे ये भी नहीं पता था कि वास्तव में उसे किसने मारा, क्योंकि उसकी की दुनिया अंधकार में हो गई थी। मृत शरीर के पास एक आत्मा तलवार तैरती हुई आई जो कियान यू की ओर वापस लौटी, जिसने आत्मा तलवार की मूठ पकड़ ली तथा उसे अपने भंडारण रिंग में वापस भेज दिया। तुमने मेरा आखिरी शिकार ले लिया, मैं इसका आनंद लेना चाहता था, डुलियांग ने आंखें घुमाते हुए कहा। वह मेरी ओर आ रहा था, मुझे हमला करने का पूरा अधिकार था, कियान यू ने खड़े होते हुए डलिया से कहा। उसने अपनी बाहें फैलाते हुए जम्हाई ली जैसे कि यह कोई गंभीर बात नहीं थी। जो भी हो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुमने उसे मार दिया है। हमारे पास अभी भी कुछ घंटे बचे हैं। मैं जाकर देखूंगा कि क्या मैं कुछ मौज मस्ती करने के लिए और भी स्पिरिचुअल बीस्ट ढूंढ सकता हूँ। अब जब मुझे पता है कि मुझे तुम्हारी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है तो मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। शीर्ष रैंक हमारा है, डुयांग ने सिर हिलाते हुए स्वीकार किया। वह जल्द ही वापस मुड़ा और चला गया, उनकी नजरों से ओझल हो गया। वे तीनों अभी भी नहीं आए। दक्ष ने खड़े होते हुए सोचा, मेन कियान और उसकी टीम के सदस्य ही ऐसे थे जो नहीं आए थे। क्या उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी या फिर उन्होंने बादल नहीं देखे? उसने सोचा उन्हें यह नहीं पता था कि वे यहाँ आ रहे थे, लेकिन उन्होंने रास्ते में एक 3 पत्तियों वाला सुनहरा फूल देखा और उसे लेने के लिए रुक गए। इस समय वे तीनों एक संत दायरे के जानवर से लड़ रहे थे, इसलिए वे अभी तक यहाँ नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति को गलत समझते हुए दक्ष ने सोचा कि वे अगले कुछ दिनों तक यहाँ इंतजार करने पर भी नहीं आएंगे। चूंकि वह उन्हें नहीं ढूंढने वाला था, इसलिए उसने अपने समय का उपयोग और अधिक फूल ढूंढने में करने का फैसला किया ताकि उसे अच्छी रैंक मिल सके। अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो उसे रास्ते में जीशान भी मिल सकता है। वह दूर जाने लगा। जाते समय उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। अब तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उसने बिना पीछे देखे पूछा। क्या हमने अपनी बातचीत पूरी नहीं की? उसने आगे पूछा। मैं तुम्हें शीर्ष रैंक लेने में मदद करूंगा और मैं तुम्हारे साम्राज्य में तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा। बदले में तुम मुझे बेनकाब नहीं करोगे। तुम अब मेरा
पीछा क्यों कर रहे हो? तुम क्यों चिंतित हो? मैं बस ये सुनिश्चित कर रही हूँ कि तुम भाग ना जाओ। मैं किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं करूंगी, बस मेरे साथ हवा की तरह व्यवहार करो। कियांग यू ने दक्ष को उत्तर दिया। उसने उसका पीछा करना बंद नहीं किया। चे, तुम्हें अपने ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं है? ठीक है, मेरी परछाई बन जाओ, मुझे परवाह नहीं है, दक्ष ने जवाब दिया और अपनी आंखें घुमाई। वह पूरे दिन जंगल में घूमता रहा। इस यात्रा में उसे कुछ जानवरों का सामना करना पड़ा जिन्हें उसने आसानी से मार डाला। दुर्भाग्य से उसे कोई 3 पत्ती वाला सुनहरा फूल नहीं मिला। वह एक पत्थर पर बैठकर थोड़ा आराम करने के लिए गया। तभी उसने दूर से कुछ चमकता हुआ देखा। यह एक सुनहरा फूल था जिसकी आश्चर्यजनक रूप से कोई संत क्षेत्र का जानवर उसकी रखवाली नहीं कर रहा था। वह फूल की ओर चलते हुए खड़ा हो गया। वह फूल तोड़ने के लिए उसे छूने ही वाला था कि पूरी दुनिया धुंधली होने लगी। सब कुछ सफेद हो गया। ये कुछ सेकंड तक ही चला और फिर रोशनी गायब हो गई। दक्ष ने खुद को वापस शाही महल में पाया। उसने चारों ओर देखा और देखा कि कियांग यू उसके पास था। डुलियांग भी कुछ दूरी पर खड़ा था। विंग लुई और उसकी टीम भी कुछ अन्य टीमों के साथ यहाँ थी। वापस स्वागत है विशेष क्षेत्र के अंदर। आपका समय समाप्त हो गया है। आप में से कुछ लोग अभी भी भ्रमित हो सकते हैं क्योंकि आपको अचानक विशेष कारण से बाहर धकेल दिया गया है, लेकिन आप सभी रॉयल पैलेस में वापस आ गए हैं। परीक्षण समाप्त हो गया है। एक आदमी की आवाज सभी के कानों में पड़ी जिससे दक्ष को समझ में आ गया कि क्या हुआ होगा। आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। आपके टोकन के कारण को पहले से ही हम सभी के सामने है। सम्राट ने सभी को सूचित किया। तुम्हारी दुनिया भी तुम्हारा स्को जानती है। खुद देखने के लिए तुम अपनी बाएं ओर मुड़ सकते हो। सम्राट मैंने सभी को सूचित किया क्योंकि उन्होंने एक दर्पण की ओर इशारा किया जो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रहा था। क्या केवल इतने ही प्रतिभागी बच पाए? मेन होलिंग ने इसको देखते हुए आश्चर्य से कहा। इसमें 60 लोग शामिल हुए थे। उन 60 लोगों में से सिर्फ 20 ही जिंदा बचे थे। हालांकि स्को कार्ड में सभी 60 लोगों के नाम थे, लेकिन सिर्फ 20 लोगों की मौजूदगी इस बात का सबूत थी कि यह साधारण सा दिखने वाला मुकदमा कितना खतरनाक था। वह ये नहीं जानता था कि उसके स्वर्णिम फूलों को पाने के लिए यह मुख्यतः डलिया और उसके विरुद्ध लड़ी गई लड़ाई का ही परिणाम था। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं। क्या हुआ? डार्क वर्ल्ड के संरक्षक ने आश्चर्य व्यक्त किया क्योंकि वह निंग और अन्य को खोजने में असफल रहा। उसने सम्राट मेन की ओर देखा। तुम्हारे विशेष क्षेत्र में कुछ गड़बड़ है। निंग और अन्य अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। अपना विशेष क्षेत्र फिर से खोलो, मुझे उन्हें वापस लाना है, उसने आवाज लगाए। सम्राट मेन ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। जो जीवित है वे पहले से ही यहाँ है, जो यहाँ नहीं है वे निश्चित रूप से मर चुके हैं। तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस पर यकीन कर लूंगा? यहाँ कोई भी उन्हें मारने की क्षमता नहीं रखता। वे अभी भी अंदर जिंदा हो। मुझे खेद है लेकिन वे नहीं है, सम्राट मेन ने उत्तर दिया। जहां तक उन्हें मारने की क्षमता की बात है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इस जगह पर कई संत क्षेत्र के जानवर हैं। हो सकता है कि उनका अहंकार उनकी बर्बादी का कारण बन गया हो, या शायद यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी भी जीवित है उसने उन्हें मार दिया हो, उसने आगे कहा। ये कहते हुए उसकी नजर डुलियांग पर पड़ी। डुलियांग को समा गया कि सम्राट क्या कहना चाह रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। उन्होंने कहा, काश मैंने ही ऐसा किया होता। दुर्भाग्य से मुझे उनसे मिलने का अवसर भी नहीं मिला। मैं खुद को बहुत बदकिस्मत मानता हूँ कि मैंने उन्हें नहीं मारा। सम्राट मिंग ने पूछा, क्या यही किसी और ने उन्हें मारा था? सबने अपना सिर हिलाया। वे अवश्य ही कोई संत लोक का जानवर होंगे, सम्राट ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने आगे बोलने से पहले डार्क वर्ल्ड के संरक्षक की ओर देखा। किसी भी मामले में वे मर चुके हैं और वे केवल खुद को ही दोषी ठहरा सकते हैं कि उन्होंने सावधानी नहीं बरती। इसमें भाग लेने वाले सभी लोगों को यहाँ समान स्तर का जोखिम था। आप असफलता के लिए केवल तभी खुद को दोषी ठहरा सकते हैं जब आप परीक्षण के दौरान मारे गए हो, कोई और नहीं। सम्राट ने अपना सिर हल्के से हिलाते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, खैर मुकदमा समाप्त हो गया है और स्को सबके सामने है। पहला स्थान और शीर्ष रैंक 2 स्वर्ण फूल 2 संत क्षेत्र के जानवरों और 75 कमजोर जानवरों को मारने के साथ दलिया को जाता है। विरोधियों को मारने के लिए उन्हें बोनस अंक भी मिले। उन्होंने दर्पण में देखते हुए घोषणा की, दूसरा स्थान मेरे बेटे मेनकियान को जाता है जिसने 2 स्वर्ण पुष्प और 2 संत क्षेत्र के जानवरों के शव प्राप्त किए, साथ ही 17 कमजोर जानवरों को मारा। तीसरा स्थान पे जेन को 1 स्वर्ण फूल के लिए जाता है। चौथा स्थान कियांग यू, 5वां में होलिंग। उन्होंने शीर्ष 10 के नामों की घोषणा की। हालांकि हर कोई पहले से ही देख सकता था। स्को कार्ड के आधार पर यह तय हो गया है अगला चरण फेंगशू की दुनिया में होगा। जो चुने गए हैं उन्हें शुभकामनाएं। आप यहाँ 2 दिन और रुक सकते हैं या अभी फेंगशू के लिए निकल सकते। जो असफल हुए हैं वे अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। उन्होंने हॉल में मौजूद लोगों पर नजर घुमाते हुए कहा। अपनी घोषणा समाप्त करने के बाद वह जीशान की ओर चला गया। तुम तीनों मेरे साथ आओ, उसने जीशान और अपने बेटों से कहा और फिर वापस मुड़ा और जाने लगा। दक्ष ने जीशान को जाते हुए देखा। उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसे अभी भी समझ नहीं आया
आया कि जीशान ये यहाँ क्यों आया था, उसके साथ क्या हुआ था और सम्राट ने उसे यहाँ क्यों भेजा था। किसी भी स्थिति में उसे एहसास हुआ कि कुछ न करना ही बेहतर था। अगर उसने जीशान को अभी रोक दिया तो सब कुछ जोखिम भरा था, अगर उसने उन्हें नहीं रोका तो जीशान, मेन कियान और मेन हुलिंग दूसरे चरण के लिए उनके साथ फैशाने वाले थे। वह ऐसी जगह होगी जहाँ उसके पास बेहतर मौका होगा। सम्राट मेन वहाँ नहीं होगा, वह वांछित व्यक्ति भी नहीं होगा, इसके अलावा उसके पास खुली छूट होगी, वह सब कुछ करने में सक्षम होगा। क्या हमें चले जाना चाहिए, डुलिया के साथ मौजूद संरक्षक ने पूछा। हाँ, मजा तो खत्म हो चुका है, चलो चले, डुलियांग ने सिर हिलाकर अनुमति दी। दक्ष को लगा कि गाजन शायद डुलियांग के साम्राज्य से है, इसलिए उसने कियान यू से अनुमति नहीं मांगी। जहां तक उसका सवाल है, गाजय ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अधिकाधिक लोग स्कूल छोड़ने लगे। जो लोग अपनी अच्छी रैंक के कारण अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त करने में सफल रहे थे वे खुश थे, जो असफल हुए वे परेशान थे। ये बेवकूफी है, जो लोग रैंक में ऊपर हैं वे अब जीवित भी नहीं है, वे कोई पद क्यों लेते हैं और हमें क्यों खत्म किया जाना है। कुछ प्रतिभागियों ने शिकायत करना शुरू कर दिया। आधे से ज्यादा लोग मर चुके थे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने जो उसको हासिल किया था वह अभी भी बरकरार था, इस वजह से उनकी रैंक भी बरकरार थी। योग्य लोगों में से बहुत से नाम ऐसे थे जो पहले ही मर चुके थे। एस्टेरिया साम्राज्य का एक मंत्री पीछे रह गया था, उसने लोगों की जिज्ञासाएं सुनी जो लगातार इस ओर इशारा कर रहे थे। उसने अपने होंठ खोले और स्पष्टीकरण देना शुरू किया। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, रैंक के आधार पर ही तय होता है कि अगले चरण में किसे चुना जाएगा। अगर वे मर भी गए हैं तो भी हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगले चरण में कम लोग हिस्सा लेंगे, उनकी मौत का मतलब आपकी सफलता नहीं है। उन्होंने आगे कहा, ये सही है, यदि आपको आपकी रैंक के कारण चुना गया और कल आपकी मृत्यु हो गई तो क्या इसका मतलब ये होगा कि आपकी जगह किसी और को दे दी जाएगी? क्या लोग दूसरे चरण में स्थान पाने के लिए उम्मीदवारों को मारने की कोशिश नहीं करेंगे? इसलिए हमारे और आपके नेताओं ने ये निर्णय लिया। ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगले चरण में केवल 9 लोग ही हिस्सा लेंगे, केवल 9 लोग ही सब कुछ तय करेंगे? एक युवा ने पूछा, जो अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, यदि आपको अभी भी शिकायत है तो आप वापस जाकर अपने शासकों से शिकायत कर सकते हैं। आखिरकार यह निर्णय उन्होंने ही लिया था, मंत्री ने उत्तर दिया, और सारी जिम्मेदारी उनके नेताओं पर डाल दी। वह भी पीछे मुड़ा और चला गया। अगले चरण में अच्छी रैंक पाने का कोई मौका न देखकर युवा लोग वहां से जाने लगे। यहाँ रहना बेकार था, वापस जाकर वे अपने शासकों से शिकायत ही कर सकते थे। डुलियांग भी दक्ष और कियान यू के साथ चले गए। उन्होंने यहाँ न रुकने का निर्णय लिया और तुरंत चले गए। वे सीधे शाही महल की गहराई में चले गए जहाँ एक विशेष द्वार रखा गया था। यह वही द्वार था जहाँ से वे आए थे। रास्ते में कड़ी सुरक्षा थी, इतनी की दक्ष भी हैरान रह गया। अधिकार की कमी के कारण वह महल के इस हिस्से में नहीं गया था। अब चूंकि वह डुलियांग और कियांग यू के साथ था, इसलिए वह आसानी से प्रवेश करने में सक्षम था। वे एक सुनहरे दरवाजे पर पहुंचे जिस पर 2 अधेड़ उम्र के पहरेदार पहरा दे रहे थे। पहरेदार ने उन्हें नहीं रोका, इसके बजाय उन्होंने अपनी विशेष चाबी से सुनहरे दरवाजे खोले और फिर एक तरफ चले गए। दरवाजा खोला गया तो अंदर एक छोटा सा कमरा दिखा। कमरा सिर्फ 10 लोगों के लिए ही बड़ा था। जमीन पर खून और तरल सोने से बनी एक बड़ी संरचना बनी हुई थी। कमरे के अंदर कदम रखने से पहले दक्ष ने आखिरी बार चारों ओर नजर डाली। अब यहाँ से जाने का समय आ गया है, लेकिन मैं वापस आऊंगा, उसने सोचा। और कियांग यू के पास जमीन पर बनी संरचना के ऊपर कदम रखने से पहले उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। तैयार हो? गार्जियन ने सभी से पूछा। हाँ। संरक्षक ने कुछ शब्दों का जाप करना शुरू किया। ये शब्द कुछ ऐसे थे जिन्हें दक्ष ने पूरी तरह याद करने की कोशिश की। जाप पूरा होने के बाद संरचना धीरे धीरे चमकने लगी। यह चमकती हुई और चमकती हुई बंद होने से पहले चमकती रही। हालांकि सब कुछ वैसा ही लग रहा था। कमरे सहित दक्ष ने उस जगह का आकार बदल दिया जिसे उन्होंने अभी टेलीपोर्ट किया था। आसपास की क्यूई अलग लग रही थी। यह बिल्कुल सघन या शुद्ध नहीं थी, लेकिन इसकी प्रकृति अपने मूल में अलग लग रही थी। दक्ष कियान यू के करीब रहा। वह अकेली थी जो उसके बारे में जानती थी, और वह भी वही थी जिससे उसे लड़ना था। तब तक उसे ऐसा नहीं लगा कि वह किसी खतरे में है। जहां तक लड़ाई की बात है, वह भी डरावनी नहीं थी क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था। ऐसा नहीं था कि यह मौत की लड़ाई होने वाली थी। दक्ष ने कियान यू से युद्ध का वादा किया था और वह जाने से पहले इसे निभाने वाला था। उसने पूरी योजना बना ली थी। वह दूसरे चरण में भाग नहीं लेना चाहता था। कियांग यू से लड़ने का अपना वादा पूरा करने के बाद वह जाने वाला था। वह पिछले कुछ सालों में एस्टेरिया के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में स्वतंत्र रूप से कुछ जानकारी एकत्र करने जा रहा था। अगर हालात बहुत बुरे नहीं होते तो वह पे जैन के विश्वासघात और उसकी योजना के बारे में उसे बताकर कियान यू की मदद लेने वाला था। डुलियांग सबसे पहले वहां से चला गया। कियान यू डुलिया के पीछे चलते हुए दक्ष के करीब आ गई। दक्ष ने देखा कि वह उसके करीब आ रही है। उसने देखा कि वह अपने रसीले होठों को उसके गालों के करीब ले आए
हैं। दुर्भाग्य से यह चुंबन के लिए नहीं था, वह अपने होठों को उसके कानों के करीब ले आए। पे जैन का दूध आपको ट्रिसिन साम्राज्य में ले जाने के लिए बाहर इंतजार कर रहा होगा, बस उसे बताए कि आप मेरे की आदि साम्राज्य की यात्रा करना चाहते हैं। आपको अभी भी मुझसे एक लड़ाई लड़नी है और हम की आदि में ही लड़ेंगे। अगर आपने वैसा नहीं किया जैसा मैंने कहा तो आप कल्पना कर सकते हैं उसने उसके कानों में फुसफुसाना कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ सिर हिला दिया। उसे तिशियन साम्राज्य में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वह दुश्मनों की मां में जाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता था, खासकर तब जब उसने ही उनके राजकुमार को मारा हो। वे तीनों उस स्थान पर गए जो शाही महल के सिंहासन कक्ष जैसा प्रतीत हो रहा था। हॉल में एक अधेड़ उम्र का आदमी सिंहासन पर बैठा था। हॉल के दोनों ओर सीटों की दो कतारें थी जिन पर सेनापति और मंत्री बैठे थे। महाराज, आपका पुनः स्वागत है और सर्वोच्च रैंक पाने के लिए बधाई। हम आपको बता नहीं सकते कि हमें कितना गर्व है। पूरा साम्राज्य आपकी उपलब्धि का जश्न मना रहा है। डू लियांग नाखुश लग रहा था क्योंकि उसने सभी मंत्रियों से प्रशंसा सुनी जो एक के बाद एक उसके स्वागत के लिए खड़े हो रहे थे। आपने इसे पहले ही साम्राज्य में फैला दिया है, उसने भोग सिकुड़ागड़े ये खबर फैलती वह शर्मिंदा लग रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। उसके पास एक स्पष्टीकरण था, ये सम्राट ही था जिसने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। दुर्भाग्य से वह सम्राट को बस के नीचे नहीं फेंक सका। हा लियांग मंत्री हूँ को माफ कर दो। अपने उत्साह में वह भूल गया कि जब तुम्हारी उपलब्धियों का साम्राज्य में प्रचार किया जाता है तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। वह थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो गया और उसने ऐसा कर दिया। सिंहासन पर बैठे सम्राट ने हंसते हुए कहा, सम्राट टिशियन सम्राट के विपरीत एक अच्छे व्यक्ति की तरह लग रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान सच्ची लग रही थी। वह हमेशा गंभीर दिखने वाले लोगों की तरह नहीं थे, इसके बजाय वह ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहे थे जो साम्राज्य को जीतने की कोशिश करने से ज्यादा अपने बेटे पर प्यार लुटाना पसंद करते थे। पिताजी, क्या आप वाकई सोचते हैं कि मैं नहीं जान पाऊंगा कि आप ही इस सब के पीछे हैं? आप कब जानेंगे? डू लियांग सम्राट के बिल्कुल विपरीत लग रहा था। वह बिल्कुल पिता जैसा लग रहा था जो अपने बेटे को शरारती होने के लिए डांट रहा था। सम्राट ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए मासूमियत से सीटी बजाना शुरू कर दिया। दक्ष ने बड़ी उलझन के साथ सब कुछ देखा। क्या वे वास्तव में पिता और पुत्र थे जो इस दुनिया के सबसे मजबूत साम्राज्य पर शासन करते थे? वे दो युवाओं की तरह क्यों दिख रहे थे जो दूसरों की परवाह किए बिना आपस में मजाक करना पसंद करते थे? बादशाह को अनजान बनते देख उसके अंदर हंसने की इच्छा भी हुई। वह चाहता था कि सभी परिवार ऐसे ही हो। उसने ये भी देखा कि कोई उसकी ओर देख रहा था। अपनी बाएं ओर देखने पर उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी सीट पर बैठा हुआ उसकी ओर देख रहा था। उस आदमी ने सम्मान पूर्वक अपना सिर हिलाया जैसे दक्ष की नजर उस पर पड़ी हो, मानो वह उसका अभिवादन कर रहा हो। यह वही व्यक्ति होगा जो मुझे ट्रिसिन वापस ले जाने के लिए यहाँ आया है, उसने सोचा। क्योंकि वह दृष्टि को समझ गया था, वह आदमी खड़ा हो गया। महाराज, अब जब मेरा राजकुमार वापस आ गया है तो मैं भी विदा लेता हूँ। वह दक्ष की ओर चला और उसके सामने खड़ा हो गया। हाँ, इतनी जल्दी? हम जल्द ही दावत करने जा रहे हैं। चलो, हमें बचाने की कोशिश करना बंद करो। मैं वादा करता हूँ कि हमारा खाना बढ़िया होगा। सम्राट ने जोर से हंसते हुए जवाब दिया, यह एक खुशी का मौका है, उदास मत हो। महाराज, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सम्राट जी भी अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं। बेहतर होगा कि मैं देर न करूँ। ट्रिसिन के दूत ने क्षमा मांगते हुए कहा, चे ठीक है, अगली बार जब मैं इस काम के लिए जिसे मिलूंगा तो मैं उससे 2 ड्रिंक पीने के लिए कहूंगा। उससे कहो। सब ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। मैं महामहिम को सूचित करूंगा। दूत ने पीछे मुड़कर दक्ष की ओर देखने से पहले कहा, महामहिम चलिए चलते हैं। दक्ष ने उसे शून्य दृष्टि से देखा और फिर अपना सिर हिलाया। मैं अब नहीं आऊंगा, मैंने कियान यू से वादा किया है कि मैं उसके साथ कियान जाऊंगा। उसने दूत से कहा, लेकिन महाराज कुछ मत बोलो, मैंने उससे पहले ही वादा कर दिया है। वापस जाओ, मैं काम खत्म होने के बाद वापस आऊंगा। दक्ष ने सुनने से इनकार करते हुए अपना सिर हिलाया। एस्टेरिया दूत ने ये देखकर अपना सिर हिलाया कि दक्ष कितनी गंभीर थी। हालांकि उसने एक बार फिर पुष्टि के लिए पूछा, राजकुमारी क्या हम चले जाएं? कि आंटी की दूत एक युवा महिला थी, वह भी खड़ी हो गई और उसने राजकुमारी से पूछा कि क्या वह जाना चाहती है। राजकुमारी ने दक्ष की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। कि आंटी दूत ने सम्राट की ओर देखा और सम्राट की अनुमति मांगी। आखिरकार वे यहाँ मेहमान थे, तुम भी जा रहे हो? तुम सब इतनी जल्दी में क्यों हो? मैंने एक को जाने दिया, लेकिन मैं और लोगों को नहीं जाने दूंगा। इतनी अच्छी रैंक पाने के लिए आज रात को हम दावत रखेंगे। सम्राट ने बच्चों जैसी नाराजगी जताते हुए उन्हें जाने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। अगर सभी चले गए तो दावत में कौन शामिल होगा? यह अंतिम है, दावत खत्म होने से पहले कोई नहीं जा रहा है। दक्ष ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। ऐसे सम्राट को देखना मजेदार था जिसने उसे बुरा एहसास नहीं होने दिया। चूंकि सम्राट ने लोगों को जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, इसलिए वे सभी वहीं रहने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने शाम को सिंहासन कक्ष में बिताया। डू लियांग से परीक्षणों में क्या हुआ इस बारे में कहानियां सुनी, जबकि शाम की दावत के लिए तैयार था। साम्राज्य ने इतनी तेजी से काम किया कि 3 घंटे में ही भोज तैयार हो गया। भोज सिंहासन कक्ष
कक्ष में ही परोसा गया भोज के दौरान सभी ने जी भरकर खाया। दावत खत्म होने के बाद ट्रिसिन दूत अकेले चले गए। किंडी दूत कियान यू और दक्ष के साथ एक उड़ने वाले जानवर पर चले गए जो एक विशाल जहाज जितना बड़ा था। एक विशालकाय जानवर आकाश में ऐसे उड़ रहा था मानो वह आकाश पर एकमात्र शासक हो। सबसे अच्छा तो वह पौराणिक किलिन जानवर लग रहा था जिसके बारे में दक्ष ने सिर्फ कदंत में सुना था। उसके माथे पर एक सींग था, पेट पीला था, पीठ बहुरंगी थी, शरीर हिरण का था और पूंछ बैल की थी। इसके सौम्य स्वभाव के कारण यह एक शांत जानवर जैसा प्रतीत होता था, लेकिन इसकी रहस्यमय आभा के कारण इसे कम आंकना कठिन था। विशाल का किलिन आसानी से उन तीनों के साथ चला गया। दूत आगे बैठा था, कियान उसके पीछे बैठा था और दक्ष अंत में बैठा था और इस नई दुनिया के सुंदर दृश्यों को देख रहा था। दुनिया एक साधारण दुनिया लग रही थी जिसमें कुछ भी अलग नहीं था। वे डूलिया के साम्राज्य की सीमाओं से बाहर नहीं गए थे, इसलिए उन्हें केवल आबादी वाला क्षेत्र दिखाई दिया जो हरियाली से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इसमें प्रकृति और इमारतों का अच्छा मिश्रण है। तुम हैरान लग रहे हो, क्या ये तुम्हारा पहली बार हाफ किलिन जानवर देखने का अनुभव है? कियान यू ने दक्ष से पूछा, क्योंकि उसने देखा कि वह जानवर को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। आधा किलिन? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। उसने जो विवरण पढ़ा था उसके अनुसार किलिन ऐसा ही दिखना चाहिए। वे इसे आधा किलिन जानवर क्यों कहते हैं? क्या असली किलिन अलग है? वह आश्चर्य किए बिना नहीं रह सका। हाँ, आधा की न। क्या तुम्हें लगता है कि यह असली किलिन था? वे पौराणिक है और केवल कदंत में ही मौजूद है। हम किलिन के सबसे करीब इस आधे किलिन जानवर के माध्यम से पहुंचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये दिखने में भी असली किलिन के खून का एक अंश है। कियान यू ने समझाया। उन्होंने कहा, दुर्भाग्यवश यहीं पर समानताएं समाप्त हो जाती है। हाफ किलिन देखने में तो ठीक ठाक लगता है, लेकिन जब ताकत की बात आती है तो वह उसके पास भी नहीं है। ये लड़की सही कह रही है, ये किलिन जैसी दिखती है लेकिन इसमें अंतर है। साथ ही असली किलिन एक शाही जानवर है। वे पूरी दुनिया को जला देंगे और सवारी बनने से पहले ही मर जाएंगे। ये चीज एक सस्ती नकल से ज्यादा कुछ नहीं है। जून ने भी अपनी बात में इजहार किया। उसकी आवाज केवल दक्ष को ही सुनाई दे रही थी। क्या असली किलिन भी मौजूद है? दक्ष ने जून से पूछा जो के पास आया था। बेशक वे मौजूद है, लेकिन कहाँ, यही बड़ा सवाल है। मैंने भी व्यक्तिगत रूप से उनमें से किसी को नहीं देखा है। मैंने केवल कुछ लोगों से उनके अस्तित्व के बारे में सुना है। जून ने उत्तर दिया। तुम क्यों मानते हो कि वे मौजूद हैं जबकि तुमने उन्हें देखा ही नहीं? तुमने भी अफवाहें सुनी है? दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जून से कहा। किसी भी मामले में भले ही यह जानवर असली किलिन ना हो, लेकिन इसका रूप ही इसके लायक है। दक्ष ने टिप्पणी की। कियान यू को लगा कि दक्ष उससे बात कर रहा है। उसने जवाब देते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल, हाफ किलिन भी दुर्लभ है। केवल हमारे की आंडी साम्राज्य के पास ही वे हैं। जब कियान यू और दक्ष आपस में बात कर रहे थे तो दूत उलझन में सामने बैठा था। राजकुमारी राजकुमार जैन से ऐसे क्यों बात कर रही है जैसे वह एक मूर्ख हो जिसे ऐसी बुनियादी बातें भी नहीं पता? और राजकुमार जैन इतना अज्ञानी क्यों बन रहा है? उसने भोग सिकोड़ना सोचा और खुद को बहाना बनाया। किलिन आकाश में दौड़ता रहा और जल्द ही उसने डलिया के साम्राज्य की सीमाओं को छोड़ दिया। जैसे ही किलिन ने साम्राज्य छोड़ा, दक्ष ने आसपास का माहौल बदलते देखा। प्रकृति और इमारतों का मिश्रण गायब हो गया था। इसके बजाय उसके सामने जो बचा था वह एक रेगिस्तान था जहां एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। इंसान तो दूर, जानवर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। हाफ किलिन घंटों तक बिना आराम किए उड़ता रहा। दक्ष और कियान यू के बीच बातचीत कभी कभार ही होती है और बहुत ही बेतरतीब चीजों के बारे में। दूत ने उनकी सारी बातचीत सुनी और हर बीतते पल के साथ उसे अजीब महसूस होता रहा। उसे ये भी लगने लगा कि कियान यू और दक्ष को एक दूसरे पर क्रश हो गया है, जिसकी वजह से वे इतना अजीब व्यवहार कर रहे हैं। उसे अभी भी यह एहसास नहीं हुआ था कि जिसे वह ट्रिसिन का राजकुमार समझ रही थी वह कोई और ही था। हमें कितनी दूर जाना है? दक्ष ने कियान यू से पूछा। वह जितनी जल्दी हो सके एस्टेरिया जाना चाहता था। दुर्भाग्य से वह इस दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। वह अपना ट्रायल पूरा करके की आंडी पहुंचने के बाद ही वहां से निकल सकता था। 5 दिन। कियान यू ने उत्तर दिया। क्या बकवास है? इस गति से 5 दिन की अदी कितनी दूर है? दक्ष ने चौंक कर कहा। उसने सोचा कि जिस गति से वे उड़ रहे थे उसे देखते हुए ज्यादा से ज्यादा 1 दिन लगेगा। 5 दिनों तक इस गति से यात्रा करना, इसका मतलब है कि उनके वर्तमान स्थान और किया के बीच की दूरी लाखों किलोमीटर थी। उसने दूत की ओर देखा जो कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि दूत उसके अगले शब्द ना सुन ले, उसने अपने होंठ कियान यू के कानों के करीब लाए। क्या हम यही लड़ सकते हैं? मेरा वादा पूरा हो जाएगा और मैं यहाँ से जा सकूंगा। चलो इस सब झंझट में समय बर्बाद ना करें। उसने कियान यू के कान में फुसफुसाना। के कानों में कुछ फुसफुसाना। वह महसूस कर सकती थी कि जिज्ञासा में उसकी हिम्मत टूट रही है। नहीं, वादा था कि हम इसे किंडी में करेंगे। आपको इंतजार करना होगा, भले ही आप अधीर हो, कियान ने जवाब दिया और अपनी आंखें घुमाई। क्या दूत ने किने की प्रतिक्रिया सुनी? उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने किने के शब्दों को गलत समझा था। किंडी में करो। अधीर वे न केवल एक दूसरे के प्यार में पड़ गए बल्कि उन्होंने ऐसा करने का फैसला भी किया। उसने सोचा
सोचा और उसके होंठ आश्चर्य से खुल गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ ही दिनों में चीजें इतनी आगे बढ़ गई है। कियान यू के बारे में उसे जो पता था उसके अनुसार इस लड़की ने पहले चरण में भाग लेने के लिए निकलते समय पेई जैन की तरफ ठीक से देखा भी नहीं था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों इतने करीब आ गए कि इतनी अश्लील बातें खुलेआम करने लगे। चे ये बहुत अच्छा होगा अगर ये लड़की यही लड़े, वह यहाँ सिर्फ मेरा समय बर्बाद कर रही है। दक्ष ने महे सड़ते हुए सोचा। चकी उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह सिर्फ अपना सिर हिला सकता था और इंतजार कर सकता था। कोई दूसरा विकल्प नजर न आने पर 5 दिन तक इंतजार करना ही सबसे अच्छा विकल्प लगा। वह उन दोनों को मारकर भाग जाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन ये जोखिम उठाने लायक नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रतीक्षा करने लगा ताकि वह ये सुनिश्चित कर सके कि उसका समय बर्बाद ना हो। धीरे धीरे समय बीतता गया, दिन रात में बदल गया और रात दिन में। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी यात्रा जारी रही। रेगिस्तान फिर से हरा भरा हो गया और आसपास का माहौल बदलता रहा। वे दूसरे साम्राज्य में प्रवेश कर गए। 5 दिन बीतने के बाद दक्ष को एहसास हुआ कि यह साम्राज्य की आदि नहीं था जैसा कि उम्मीद थी। हाफकिलिन वहां नहीं रुका और उड़ता रहा, वह सीधे अगले साम्राज्य की ओर उड़ गया। 5 से ज्यादा साम्राज्य से गुजरने के बाद वे आखिरकार की आंडी साम्राज्य पहुंच गए। ठीक 5 दिन बीतने के बाद आधा किलिन नीचे जाने लगा। यह एक भयावह दिखने वाली जगह के सामने गिरा। राजकुमारी जैसे ही हाफकिलिन जमीन पर उतरा, महल के चारों ओर के पहरेदार एक उचित संरचना में आ गए। वे कियान यू को हरा देने के लिए एक घुटने पर बैठ गए। कियान यू ने अभिवादन को नजरअंदाज कर दिया के बजाय उसने दक्ष की ओर देखा और उसे आदेश दिया, मेरे साथ आओ। कियान यू महल में दाखिल हुआ जबकि दक्ष पीछे से आया। दूध भी उनके साथ चल रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। हालांकि जब दालान 2 दिशाओं में विभाजित हो गया तो कियान यू ने दूध से अलग रास्ता लिया। इसने दूध को कियान यू को पुकारने के लिए मजबूर किया। राजकुमारी, आप कहाँ जा रही हैं? हमें महामहिम को रिपोर्ट करना है, उसने चिल्लाकर कहा। मैं ये बाद में करूंगी, मुझे अभी कुछ और महत्वपूर्ण काम करना है। मैं प्रशिक्षण क्षेत्र में जा रही हूँ, कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। मैं अपना प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद पिताजी से मिलूंगी, कियान यू ने कहा और उसने रुकने से इनकार कर दिया। क्या वह उसके साथ ऐसा करने के लिए इतनी उत्सुक है कि वह अभी अपने पिता से नहीं मिल सकती और वह प्रशिक्षण क्षेत्र में ऐसा करना चाहती है? उसने सोचा और वह चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। जब वह कियान यू को जाते हुए देख रही थी तो उसका मुंह खुला रह गया। कियान यू को इस बात का पता नहीं था कि उसने दूध पर क्या प्रभाव डाला है। उसे नहीं पता था कि उसने क्या गलत फहमी पैदा कर दी है। ये स्पष्ट नहीं था कि अगर उसे अपने विचारों के बारे में पता चलता तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती। कियान यू दक्ष को ट्रेनिंग हॉल में ले गई। दरवाजा बंद करने से पहले वह उसके साथ अंदर चली गई। यहीं पर हम लड़ेंगे, उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा। कोई हमें परेशान नहीं करेगा। अच्छा, जीतने के बाद मैं चला जाऊंगा, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने अपने और कियान यू के बीच कुछ दूरी बनाई और फिर एक काली जंग लगी तलवार निकाली। मैं तैयार हूं, उन्होंने समय की तलवार हाथ में लेकर शांतिपूर्वक खड़े होकर घोषणा की। मैं तैयार हूं, चलो शुरू करते हैं ताकि मैं तेजी से काम पूरा कर सकूं। मैंने तुम्हारी वजह से पहले ही कई दिन बर्बाद कर दिए हैं, दक्ष ने कियान यू से कहा। जब वह हाथ में समय की तलवार लेकर खड़ा था वह कुछ हद तक परेशान था कि उसे 5 दिन और रुकना पड़ा ताकि वे इस कमरे में लड़ सके। वे आसानी से रेगिस्तान में भी लड़ सकते थे। दुर्भाग्य से उसके लिए लड़की जिद करती रही। आखिरकार बात खत्म होने का समय आ गया और लड़की अभी भी दरवाजा बंद करने के बारे में सोच रही थी। वह खुद को चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहता था। ये पहली बार है जब मैंने किसी को अपनी हड्डियां तुड़वाने के लिए इतना उत्सुक देखा है। तुम एक विशेष मामला हो है ना? कियान यू ने आलस से दक्ष से पूछा। दक्ष ने गहरी सांस ली और फिर अपना सिर हिलाया। अगर तुम यही सोच रहे हो तो जरूर, लेकिन कृपया जल्दी करो, मैं और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर तुम अभी कार्रवाई नहीं करोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं पहले कार्रवाई करूंगा और अगर तुम और भी ज्यादा देरी करोगे तो मैं अपना वादा भूल कर चला जाऊंगा। इसलिए खिलवाड़ मत करो, चिंता मत करो, मैं अब थक चुकी हूँ। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि लड़ाई के दौरान कोई भी हमें परेशान न करे। ये पहली बार है जब मैं किसी लड़ाई के लिए इतनी उत्साहित हूँ। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे पराजित किया है, इससे मेरा खून खोल रहा है। मैं किसी को भी हमारी लड़ाई में बाधा नहीं डालने दूंगी, कियान ने आगे बढ़ते हुए समझाया। उसने अपना स्थान ग्रहण किया और फिर अपनी तलवार भी निकाल ली। उसकी तलवार हल्की और फुर्ती थी। ये दक्ष की भारी तलवार से बिल्कुल उलट थी जो भारी और मोटी थी। जहां उसकी तलवार गति और तीखेपन पर केंद्रित थी वहीं उसकी तलवार दुश्मन की हर रक्षा को तोड़ने पर केंद्रित थी। क्या तुम तैयार हो? एक बार जब मैं शुरू कर दूंगी तो संतुष्टि महसूस करने के लिए तुम्हारी सारी हड्डी तोड़ने से पहले पीछे नहीं हटोंगी। मैं तभी शुरू करूंगी जब तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओगी, इसलिए मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ। लड़की ने दक्ष से पूछा, क्या हम शुरू कर सकते हैं? मैंने तुमसे वादा किया था, तभी से मैं तैयार हूँ। तुम ही हो जो इसमें देरी कर रहे हो, इसलिए बात करना बंद
करो और मेरे पास आओ, दक्ष ने घोषणा की। जितना वह बोल रहा था उसका स्वर असामान्य रूप से तेज होता जा रहा था। अचानक कियान यू ने कदम बढ़ाया और उसने सीधे दक्ष की ओर गोली चलाई। उसकी तलवार उसकी छाती की ओर तान दी। दक्ष ने अपनी भारी तलवार को अपने सिर के ऊपर उठाया और फिर उसे नीचे गिराया। तलवार जहां से भी गुजरी वहां से एक लाल प्रकाश का चाप गुजरा और आखिरकार तलवार से प्रकाश का ये चाप किन्यू की ओर बढ़ा। ये काम नहीं करेगा, कियान यू ने अपनी तलवार से वार करते हुए गरजते हुए कहा। उसकी तलवार से प्रकाश की एक नीली चाप निकली जो लाल रोशनी से टकराए। जैसे ही दोनों रोनियां टकराए एक शक्तिशाली प्रभाव हुआ जिसने दक्ष और कियान यू दोनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जबकि कियान यू को अपना संतुलन पाने से पहले 10 कदम पीछे धकेल दिया गया। दक्ष को केवल कुछ कदम ही पीछे धकेला गया। उसने तेजी से अपना संतुलन प्राप्त किया और इस संघर्ष के लिए मिले थोड़े से समय का अपने लाभ के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने छोटी दूरी की टेलीप का इस्तेमाल किया और गायब हो गया। वह इतनी तेजी से गायब हो गया कि उसे पलक झपका का भी समय नहीं मिला। दक्ष लड़की के पीछे दिखाई दिया और अपनी तलवार से वार किया। खटखट उसकी तलवार कियान यू की पीठ पर वार करने वाली थी, लेकिन ठीक उसी समय एक उल्टी हुई तलवार ने उसके हमले को रोक दिया। यह आत्मा तलवार अब मुझे ईर्ष्यालु बना रही है, दक्ष ने कहा और कियान यू के उस पर हमला करने से पहले ही वह पीछे कूद गया। कियान यू के हाथ में एक हल्की तलवार थी। उसकी आत्मा की तलवार उसके पास तैर रही थी जो दक्ष की ओर बढ़ रही थी। उसके पास अपनी प्राचीन अंगूठी के अंदर एक आत्मा तलवार भी थी। दुर्भाग्य से उसकी आत्मा तलवार पहले से ही अपनी अंतिम सांसों पर थी। यह उड़ने में सक्षम थी, लेकिन इसका अधिकांश भाग पहले ही नष्ट हो चुका था। वह अब इसे पूरी तरह से खोने के जोखिम के बिना उपयोग भी नहीं कर सकता था। उसने अपनी आत्मा तलवार को फिर से बनाने से पहले इसका इस्तेमाल न करने का फैसला किया था। जब उसने कियान यू की आत्मा तलवार को अपनी ओर बढ़ते देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी याद ताजा हो गई, क्योंकि उसे भी इसका इस्तेमाल करने की इच्छा हुई। दुर्भाग्य से वह ऐसा नहीं कर सका। उसे एक के विरुद्ध दो से लड़ना था। आत्मा की तलवार दक्ष तक पहुंची जिसने एक बार फिर टेलीप का उपयोग किया। अजीब बात यह है कि जैसे ही वह कियान यू के पास आया उसने उस पर हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही तैयार थी और उसे पता था कि वह वहां आने वाला है। ये टेलीप ट्रिक बहुत अच्छी है, लेकिन इसे बेकार बनाने के लिए किसी व्यक्ति को केवल आपकी लड़ने की शैली जानने की आवश्यकता है। यह अब मेरे खिलाफ उपयोगी नहीं होने वाला है। कियान यू ने गर्व से घोषणा की। दक्ष ने एक बार फिर ली किया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कियान यू इतनी तेजी से आएगा। अगर वह टेलीप होने में एक सेकंड भी देरी करता तो उसका सिर जमीन पर लुढ़क जाता। अरे क्या ये झगड़ा नहीं था? तुम मेरी गर्दन क्यों काटने की कोशिश कर रहे हो? दक्ष ने पूछा। जब वह उससे 10 मीटर दूर दिखाई दिया तो उसने भौं सीढ़ी। उसने मौत को इतने करीब से देखा था कि वह अपनी गर्दन को सहला बिना नहीं रह सका। उसके दिल में अभी भी यह एहसास था कि यह कितना जोखिम भरा था। इस लड़की के पास टेलीप करना जोखिम भरा है। अगर मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे अपरंपर होना होगा, उसने खुद से सोचा और उसने भारी तलवार को और कसकर पकड़ लिया। रुको, मैं अब उस जगह पर नहीं हूं। यहाँ कोई भी मुझे संत के लावारिस के रूप में नहीं सोचता। मैं यहाँ संत राजा जिया नबू की तलवार का उपयोग कर सकता हूँ, उसने अचानक सोचा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह यहाँ अपरंपर कैसे हो सकता है। कियान यू के सामने उसका पूरा दृष्टिकोण ताकत का उपयोग करना था, क्योंकि वह किंग स्वॉर्ड का उपयोग नहीं कर सकता था। उसने उसके सामने केवल समय की भारी तलवार का उपयोग किया जिससे उसकी गति धीमी हो गई। कियान यू ने नहीं देखा था कि वह राजा की तलवार के साथ कितना तेज हो सकता है। ये कुछ ऐसा था जो उसे लगा कि वह उसे भ्रमित कर सकता है। मैंने कभी नहीं कहा कि यह बच्चों जैसी लड़ाई होगी। तुम्हें किसने बताया कि हमले हल्के होंगे? तुम मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊं अगर मैं इसे असली लड़ाई नहीं मानता? कियान यू ने दक्ष से पूछा। उसने बात करते समय भी हमला करना बंद नहीं किया। आत्मा तलवार पूरे क्षेत्र में उड़ती रही। जितना ज्यादा दक्ष टेलीप होता उतनी ही तेजी से कियान यू की आत्मा तलवार उसका पीछा करने लगती। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, मुझे दोष मत दो, दक्ष ने कहा। एक बार फिर कियान यू के पास लिपोड होने से पहले उसने राजा की तलवार भी निकाल ली। ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक बार फिर पता चल गया था कि वह कहाँ दिखाई देने वाला है। उसकी नीली तलवार ने उस तक अपना रास्ता खोज लिया। दुर्भाग्य से उसकी तलवार को दक्ष की भारी तलवार ने रोक लिया। उसने अपनी भारी तलवार से उसकी तलवार को रोक दिया जिसे उसने अपने बाएं हाथ में पकड़ रखा था। उसके दाहिने हाथ में राजा की तलवार थी। राजा की तलवार का इस्तेमाल करते हुए उसने उसकी पीठ पर वार किया। कियान की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि वह दो तलवारों का इस्तेमाल कर रहा है। उसकी हल्की तलवार बिजली की तरह तेजी से उसकी गर्दन की ओर चमकी। उसने अपनी तलवार को आगे बढ़ाया जो दक्ष की भारी तलवार से टकरा रही थी। उसने इस धक्के के प्रभाव का इस्तेमाल खुद को पीछे धकेलने के लिए किया। वह टूटी पतन की तरह वापस उड़ी और उससे 10 मीटर दूर जमीन पर जा गिरी। दुर्भाग्य से दक्ष पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। राजा की तलवार के उसकी पीठ पर वार करते ही कियान यू के कोमल होठों से चीख निकल गई। तुम, वह गुस्से में दहाड़ हुए पीछे मुड़ी, लेकिन दक्ष वहां नहीं था। उसने चारों ओर देखा लेकिन वह कहीं नहीं था। वह कुछ सेकंड तक धैर्य
पूर्वक इंतजार करती रही लेकिन दक्ष कहीं दिखाई नहीं दिया। तुम कमीने, तुम एक बार फिर भाग गए। वह गुस्से से दहाड़ उठी। यह वही चाल थी जो दक्ष ने पिछली बार इस्तेमाल की थी। वह गायब हो गया था। वह सोचती रही कि उसने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया है और वह भाग जाने के बाद दिखाई देगा। उसने सोचा कि अब भी ऐसा ही है। दुर्भाग्य से वह गलत थी। दक्ष अभी भी उसके पीछे खड़ा था। समस्या ये थी कि भ्रम के नियम का इस्तेमाल कर रहा था, जो उसकी सफलता के बाद और भी मजबूत हो गया था। उसने अपनी आभा को हटाने के लिए स्वर्ग के कफन का भी इस्तेमाल किया। स्वर्ग के कफन और भ्रम के नियम के संयोजन के साथ वह वास्तव में एक भूत की तरह था, विशेष रूप से उस लड़की के खिलाफ जिसके पास उसकी तुलना में बहुत अधिक साधना नहीं थी। यह स्पष्ट नहीं था कि यह भ्रम संत क्षेत्र साधक के विरुद्ध कितना प्रभावी होगा, लेकिन ये कियांग यू के विरुद्ध वास्तव में प्रभावी था। कियांग यू ने पहले ही सोच लिया था कि दक्ष भाग गया है। वह अपना हथियार नीचे करने ही वाली थी। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, उसने देखा कि दक्ष उसके सामने आ गया। उसकी तलवार की नोक कियांग यू की गर्दन पर टिकी हुई थी। हल्का सा वार और कियांग यू मर जाता। क्या मैं इससे आपकी हार मान लूं? उसने सहजता से पूछा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कियांग की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। उसने उसे धोखा दिया। मैं इसे तुम्हारी हार मान सकता हूं है ना? दक्ष ने भोग सिकुड़ा गले की कितनी बेशर्मी है। क्या बेशर्मी है इसमें? बेशर्मी जैसी कोई बात नहीं है। युद्ध में सभी चालें चल सकती है। तुमने खुद कहा था कि तुम इसे एक असली युद्ध की तरह ले रहे थे जहां हमें मारने की अनुमति थी। क्या इसलिए तुमने मुझ पर इतना खुलेआम हमला नहीं किया? दक्ष ने कियांग यू से कहा और उसके होठों पर एक नकली मुस्कान आ गई। उन्होंने आगे कहा, यदि यह ऐसा युद्ध है तो क्या आप सचमुच उम्मीद करते हैं कि दुश्मन विचारशील होगा? आप लड़ाई की गंभीरता तय करते हैं और मैंने बस आपके नेतृत्व का पालन किया। यदि आप अभी भी अपनी हार पर विचार नहीं करते हैं तो मुझे नहीं पता कि अब और क्या कहना है। उसने अपनी राजा की तलवार को नीचे उतारा और उसे वापस अपने भंडारण रिंग में रख दिया। वापस लौटने से पहले उसने भारी काली तलवार के साथ भी ऐसा ही किया। तुम क्या कर रहे हो? कियांग यू ने पूछा। जैसा कि मैंने कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोचती हो। मेरी नजर में तुम पहले ही मर चुकी हो और मैं मरे हुए लोगों से नहीं लड़ता। दक्ष ने आलस से लड़की की तरफ देखते हुए कहा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। अब मुझे जाने दिया जाना चाहिए और तुम चाहो तो भी मुझे नहीं रोक सकते। अगर तुमने कोशिश की तो तुम ही असली बेशर्म होगे। उसने आगे कहा और चलते हुए कहा, ये कियांग यू के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। दक्ष के शब्द समझ में आते थे और उसे नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। वह बेशर्म हो रही थी। यह सही है, वही थी जिसने इसे मौत की लड़ाई बना दिया। मौत की लड़ाई में क्या धोखा? ये सब उसकी क्षमता है। ये धोखा नहीं था। वह इसे धोखा कहने वाली कौन होती है? जब उसे एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ है तो उसके दिमाग में कई विचार तैरने लगे। उसने एक गहरी सांस ली और फिर निराशा की सांस छोड़ी। तो तुम सही हो, मैं हार गई। कियांग यू ने घोषणा की, यह अच्छी बात है कि तुम समझदार हो। अब मैं जा रहा हूँ। दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। वह चलने लगा। उसने कियांग यू द्वारा बंद किए गए दरवाजे को खोला। वह दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसने कियांग यू की बात की विनती सुनी। तुमने लड़ाई जीत ली है लेकिन तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा वादा किया था वैसा ही करूंगी। तुम्हारा पर्दाफाश नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरा तुमसे एक अनुरोध है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात सुनो। कियांग यू ने सिर नीचे करते हुए जवाब दिया, एक अनुरोध? दक्ष ने आंखें मूंदकर पीछे मुड़ते हुए पूछा। उसने उत्सुकता से पूछा, कौन सा अनुरोध? यहाँ रहो। तुम वास्तव में टिशियन के राजकुमार नहीं हो। अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें पहचान लिया जाएगा। एक पिता के लिए ये समझना आसान है कि तुम उसके बेटे नहीं हो। बेहतर हो कि तुम यहीं रहो। कियांग यू ने समझाया, चिंता मत करो, मैं ट्रिसिन नहीं जा रहा हूँ। दक्ष ने लापरवाही से उत्तर दिया, आप कस्यो नहीं जा रहे हैं तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं? कियांग यू ने पूछा। दक्ष अपने माथे को रगड़ने से खुद को रोक नहीं सका और व्यंग पूर्वक मुस्कुराया, पहले मुझे एक बात का जवाब दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। उसने कियांग यू को देखते हुए कहा, पूछो। कि या ने धीरे से कहा, आप मेरी पत्नी कब बनी? दक्ष ने पूछा, तुम्हारी पत्नी? तुम्हारा क्या मतलब है? कियांग यू दक्ष की बात से उलझन में थी। उसकी पत्नी? वह उसकी पत्नी क्यों होगी? या वह ये कहना चाह रहा था कि वह उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था? बेशक मैं आपकी पत्नी नहीं बनी। उसने आगे कहा, तुम्हें नहीं पता? दिलचस्प है। दक्ष ने अपनी ठड्डी को रगड़ हुए कहा। उसने आगे पूछा, तो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया क्या? क्या तुम पागल हो गई हो? मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे सिर पर इतनी जल्दी वार किया था। जितना मुझे याद है कि कियांग यू ने एक कदम पीछे हटते हुए स्वयं से पूछा। उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या हो गया। वह बेवकूफ की तरह सवाल क्यों पूछ रहा था? तो तुम ना तो मेरी पत्नी हो और ही मुझसे प्यार करती हो, तो फिर बेवकूफ तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुमसे कोई रिश्तेदार नहीं हूँ और हम दोस्त भी नहीं हैं। मैं तुम्हें कुछ क्यों बताऊँ? उसने पीछे मुड़ने से पहले उसका मजाक उड़ाया। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। जैसे ही दक्ष बाहर निकला उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक महिला खड़ी थी। वह महिला कोई और नहीं बल्कि वही दूध थी जो उन्हें यहाँ लेकर आई थी। महिला
महिला इधर उधर घूम रही थी। वह चिंतित लग रही थी क्योंकि वह कल्पना कर रही थी कि अखाड़े के अंदर क्या हो रहा होगा। उसने अंदर देखने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह बेशर्म नहीं दिखना चाहती थी, इसलिए वह केवल कल्पना ही कर सकती थी। दुर्भाग्य से हर बीतते सेकंड के साथ उसकी कल्पना और भी कामुक होती जा रही थी। वह पहले से ही देखा जा सकता था कि कियान यू और दक्ष जमीन पर लौट रहे थे, नंगे होकर जंगली खरगोशों की तरह एक दूसरे से संभोग कर रहे थे। उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर अखाड़े की ओर फिर से नजर डाली। उसने देखा कि दक्ष दरवाजे पर खड़ा था, उसके कपड़े पसीने से लथपथ थे और उसकी सांसें कुछ असामान्य थी। दक्ष को इस तरह देखकर उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी स्थिति ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसकी कल्पना पूरी तरह सच थी, खासकर तब जब उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था जिससे उसे ऐसा लगे कि वह सच है। उसने यह नहीं सोचा था कि दक्ष कियान यू से लड़ने के लिए अंदर गया था और अपने शरीर पर एक भी घाव के बिना बाहर आ गया। दक्ष ने उस महिला के लाल चेहरे को देखा। उसके दिमाग में एक विचार आया। जब उसे एहसास हुआ कि वह महिला क्या सोच रही थी, उसके दिमाग में एक दुष्ट योजना आई कि वह इस महिला के साथ खिलवाड़ करके कुछ मजा करे। उसने पीछे मुड़कर कियान यू की ओर देखा जो अंदर खड़ा था। कियान यू, तुम बहुत अच्छी थी, तुम बहुत तीव्र हो, मैं किसी दिन फिर से ऐसा करने के लिए जरूर आऊंगा, ने मुस्कुराते हुए कहा। कियान यू को लगा कि वह युद्ध के बारे में बात कर रहा है। उसने जवाब दिया, मैं इसका इंतजार करूंगी। वह नहीं जानती थी कि दक्ष उस महिला को चिढ़ने के लिए दोहरे अर्थ वाली बात कर रहा था, जो पहले से ही सब कुछ गलत समझ रही थी। दक्ष ने वह जगह छोड़ दी। उससे याद था कि वे किस रास्ते से आए थे। उसने जाने के लिए उसी रास्ते का अनुसरण किया। उसे रॉयल पैलेस छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने जाने से पहले कियान यू से एक नक्शा ले लिया था, इसलिए उसे पता था कि एस्टेरिया साम्राज्य कहाँ है। उसे केवल एस्टेरिया साम्राज्य और किया साम्राज्य के बीच संबंधों के बारे में पूछताछ करनी थी। वह शाही शहर की गलियों में घूमता रहा, एक ऐसे व्यक्ति को खोजने की कोशिश करता रहा जो इतना मूर्ख दिखे कि उसे बिना शक के सब कुछ बता सके। वह जानता था कि दिखावे से धोखा हो सकता है, लेकिन यही एकमात्र चीज थी जिस पर वह भरोसा कर सकता था। दक्ष को जल्द ही एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उसे इस काम के लिए उपयुक्त लगा। वह एक मोटा आदमी था जो अपने हाव भाव से एक घमंडी युवा स्वामी जैसा लग रहा था। सौभाग्य से उस व्यक्ति ने कोई महंगी चीज नहीं पहन रखी थी, इसलिए ये स्पष्ट था कि वह वास्तव में किसी बड़े परिवार से नहीं था, लेकिन उसमें केवल अहंकार था। दक्ष धीरे धीरे उस गोरे आदमी के पास गया जो लगभग 20 साल का लग रहा था। माफ कीजिए युवा मास्टर, दक्ष ने पुकारा। युवा गुरु मोटा आदमी दक्ष की बातें सुनकर पीछे देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे आश्चर्य हुआ कि कौन सा युवा गुरु उसके पीछे चल रहा था। वहां कोई नहीं है। वह असमंजस में बुदा आया। जब दक्ष ने युवा मास्टर को पुकारा तो उस आदमी को लगा कि उसके पीछे कोई है, लेकिन अब जब उसे पता चला कि वह कोई नहीं है तो उसने दक्ष को गलत समझा। उसने सोचा कि दक्ष उसका मजाक उड़ा रहा है। तुम कमीने, तुमने मेरे साथ खेलने की हिम्मत की? मोटे आदमी ने चिल्लाते हुए अपनी उंगली दक्ष की ओर इशारा किया। वह इतना गुस्से में था कि उसके गोल मटोल गाल भी कांप रहे थे। युवा मास्टर, आपका क्या मतलब है? क्या आप मेरे साथ खेल रहे हैं? दक्ष ने पूछा और वह उस मोटे आदमी के करीब गया। उसने उस आदमी के दोनों हाथ पकड़ लिए। तुम्हारे चेहरे पर जो ज्ञान है उससे स्पष्ट है कि तुम किसी भव्य परिवार से हो। किसी भी साधारण व्यक्ति के चेहरे पर इतनी बुद्धि नहीं हो सकती। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। दक्ष ने अपने चेहरे पर चापलूसी भरी नजर डालते हुए कहा। मोटा आदमी आश्चर्य से दंग रह गया। वह खुद को एक कदम पीछे हटने से नहीं रोक सका। उसने थोड़ी देर सोचा और महसूस किया कि दक्ष ने उसकी पहचान को गलत समझा था। उसे जीवन में पहली बार इतनी प्रशंसा मिली। वह खुद को हंसने से नहीं रोक सका। तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, तुमने मुझे पहले ही पहचान लिया। हाँ, तुम सही हो। मैं एक बड़े परिवार से हूँ, लेकिन मैं कम प्रोफाइल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरों को मत बताना, आदमी ने कहा और उसके पूरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। उसने अपना दाहिना हाथ दक्ष के कंधे पर रखा। तुम सही हो, मैं एक अमीर परिवार का युवा मालिक हूँ, लेकिन मैं कम प्रोफाइल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मुझे उजागर मत करो। मोटा आदमी गर्व से हंसा और उसने दक्ष के कंधे को थपथपाया। बेशक युवा मास्टर, मुझे पता था आप कोई आम आदमी नहीं हो सकते। चिंता मत करो, मैं आपका भेष उजागर नहीं करूंगा, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा और उसके चेहरे पर चापलूसी भरी नजर थी। अच्छा लड़का, मोटे आदमी ने प्रशंसा करते हुए कहा। युवा गुरु, क्या आप कृपया मुझे अपना नाम बता कर मेरे कानों को प्रसन्न कर सकते हैं? दक्ष ने उस आदमी से पूछा। हाँ, बिल्कुल, तुम भाग्यशाली हो कि तुम मेरे सामने हो। चूंकि तुम्हारी आंखें मुझे पहचानने में सक्षम है, इसलिए मैं तुम्हें बता दूंगा। मोटे आदमी ने सिर हिलाया। मेरा नाम फूफूलेन है, उन्होंने आगे कहा। फूफूलेन। दक्ष ने अपने हाव भाव को वैसा ही बनाए रखने की कोशिश की और नाम अजीब लगने के बावजूद अजीब सा चेहरा नहीं दिखाया। इसी कारण से उसे यह अजीब लगा। मोटे आदमी के करीब पहुंचने के बाद दक्ष ने विषय पर वापस आते हुए कहा। युवा मास्टर फूफू, मुझे आपकी मदद चाहिए। आप इस गरीब आदमी की मदद करेंगे? है ना, जरूर। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें अपनी मदद से सम्मानित करूंगी, फूफूलेन ने दक्ष से कहा। उन्होंने आगे कहा, मैं आपसे वादा करता
कहता हूँ कि जब तक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तब तक मैं आपकी मदद करता रहूँ। होगा बहुत बढ़िया, मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ। सच तो यह है कि मैंने अपना सिर थोड़ा सा मारा था, उस पल से मेरी यादें उलझी हुई हैं, मेरे दिमाग में कुछ जानकारी गड़बड़ है। दक्ष ने खुलेआम झूठ बोला और अपने सिर के पीछे रगड़ा। उन्होंने आगे कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जो मैं जानता हूँ वह सच है या नहीं, और साथ ही मैं आपकी मदद से कुछ रिक्त स्थानों को भर सकूं। हाँ, फूफू लैन ने दक्ष की विन सुनी और खुलकर हंसने लगा। उसने सोचा था कि दक्ष कुछ बड़ी मांगेगा और भले ही उसने वादा किया हो, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो बाद में उसे मना करने के लिए कोई चतुर बहाना बनाना पड़ेगा। उसने सोचा कि या तो उसे पैसे की जरूरत होगी या फिर उसे दक्ष के लिए लोगों की पिटाई करनी होगी। लेकिन जब उसे पता चला कि दक्ष सिर्फ कुछ सामान्य सवालों के जवाब देने में उसकी मदद चाहता है तो वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया। केवल इतना ही, आप सही व्यक्ति के पास आए हैं, मुझे सब पता है, मैं निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकता हूं मेरे छोटे प्रशंसक। फूफू लान ने अपनी हंसी को नियंत्रित करने के बाद कहा, अविश्वसनीय, मुझे पता था कि दयालु युवा स्वामी मना नहीं करेंगे। आप शायद एक प्रतिभाशाली राजकुमार हैं, आप मेरे जैसे किसी की मदद करने से कैसे मना कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपसे मिल सका युवा राजकुमार। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक चापलूसी भरी नजर के साथ कहा। मोटा आदमी और भी ज्यादा खुश हो गया। दक्ष ने एक युवा स्वामी से एक युवा राजकुमार बनने की अपनी स्थिति पर गर्व किया था। वह इतना खुश था कि उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। दक्ष ने भी इसे नोटिस किया। वह देख सकता था कि उसकी योजना काम कर रही थी। जब तक वह इस आदमी को राजकुमार जैसा महसूस कराता रहेगा वह आदमी झूठ नहीं बोलेगा और दक्ष को सब कुछ बताएगा। उसे बस जवाब चाहिए था। तो क्या हुआ अगर उसे एक बेवकूफ को कुछ बार राजकुमार कहना पड़े? पूछो। नौजवान फूफू लैन ने दक्ष की ओर अपना हाथ बढ़ाया इससे पहले कि वह अपना सिर ऊंचा करके चलने लगे। युवा गुरु, मुझे याद है कि हमारे साम्राज्य में एक राजकुमारी थी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? दक्ष ने सबसे पहले पूछा। यह एक बेतरतीब सवाल था जो मुख्य विषय से संबंधित नहीं था, लेकिन उसे उस भूमिका को थोड़ा बहुत निभाना था। ये सही है प्रिंसेस कियांग्यू, वह बहुत प्रतिभाशाली लड़की है। फूफू लन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह अपनी आवाज को थोड़ा कम करने से खुद को नहीं रोक सका ताकि केवल दक्ष ही सुन सके कि वह आगे क्या कहने वाला था। उन्होंने आगे कहा, बेशक वह मेरी तरह प्रतिभाशाली नहीं है, बेशक वह राजकुमार फूफू जितनी प्रतिभाशाली कैसे हो सकती है? दक्ष ने स्वीकार किया। और क्या जानना चाहते हो? पूछते रहो। क्या तुम उसके रूप के बारे में जानना चाहते हो? फूफू लन ने पूछा। उसने फिर से अपनी आवाज धीमी करते हुए पूछा। मैंने जो सुना है उसके अनुसार वह वाकई बहुत हॉट है, उसका फिगर बहुत है। ईमानदारी से कहूँ तो उसके शरीर के सभी हिस्से सही जगह पर है। यार मैंने उससे एक बार देखा भी है, उसके बहुत मुलायम होंगे, काश मैं उन्हें एक बार छू पाता। उन्हें चूमना बहुत अच्छा होगा। वह अपने होठों को चाटने से खुद को रोक नहीं पाया और उसने कियांग्यू की कल्पना करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में लालच की झलक दिख रही थी। हे भगवान, यह आदमी कितना प्यासा है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वह इतनी अद्भुत थी। दक्ष ने सोचा और उसने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उस आदमी को देखा। उसकी तारीफ सुनकर उसकी आंखों के सामने उसका चेहरा घूम गया। वह अपनी धारणा को बदलने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह वाकई अच्छा लग रहा था, हालांकि वह इतनी बुरी भी नहीं थी। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो उसके कर्व्स काफी अच्छे थे। फूफू लैन को जल्द ही एहसास हुआ कि उसके होठों से लार निकल रही है। उसे समझ में आ गया कि उसके प्रशंसकों के सामने यह एक बुरा शो था। उसे खुद पर काबू रखना था। शांत होने से पहले उसने अपनी लार पोंछ है। मेरा मतलब है वह एक आकर्षक लड़की है, बेशक मेरे लिए नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड के रूप में पहले से ही कई सुंदर राजकुमारियां हैं। उसने कुछ उद्धार करने के लिए गर्व से घोषणा की। बेशक मुझे कोई संदेह नहीं है। दक्ष ने मासूमियत से सिर हिलाया। उन्होंने आगे पूछा, मेरे पास और भी प्रश्न है, क्या मैं आगे बोल सकता हूँ? बेशक, कृपया जारी रखें। फूफू लान ने अपना सिर हिलाया। अच्छा, मेरा अगला सवाल साम्राज्य से संबंधित है। जहां तक मुझे याद है एस्टेरिया साम्राज्य के साथ हमारी दुश्मनी थी, उसके बारे में क्या हुआ? मुझे ये खबर सुनने के अलावा और कुछ याद नहीं है कि एस्टेरिया राजकुमार राजकुमारी की आयु से शादी करने जा रहा है। दक्ष ने उस आदमी से कहा। इसके बारे में बाकी सब कुछ मेरे दिमाग में खाली है। क्या उन दोनों की शादी हो चुकी है या क्या उनकी शादी जल्द ही होने वाली है? उसने दक्ष के बगल में चलते हुए पूछा। हे भगवान, अगर यह आखिरी बात है जो तुम्हें याद है तो तुम्हें बड़ा आश्चर्य होने वाला है। उसके बाद बहुत कुछ हुआ यार, तुम बहुत कुछ भूल गए, यहाँ तक कि कभी कभी मुझे भी उन बातों पर विश्वास नहीं होता जो हुई। फूफू लान ने अपना माथा रगड़ते हुए कहा। सच में? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। आखिर हुआ क्या था? मुझे शुरू से शुरू करना होगा। हुआ ये था कि एस्टेरिया के राजकुमार को राजकुमारी की आन्यू से शादी करनी थी। दुर्भाग्य से वह किसी दूसरी लड़की के साथ भाग गया। ये बात एक बड़ी अशांति पैदा करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन ये सब नहीं था। जाहिर है एस्टेरिया की राजकुमारी भी उसी दिन लापता हो गई। फूफू लैन ने दक्ष को समझाया। उन्होंने आगे कहा, अब मैं ईमानदारी से मानता हूँ कि वह अभी भी अपने
महल में छिपी हुई है, लेकिन यह निर्णय लेना मेरा काम नहीं है। उन्होंने आगे कहा, वैसे भी आप पहले से ही कल्पना कर सकते हैं कि इस बात ने चीजों को कैसे बदतर बना दिया। हमारे साम्राज्य ने एस्टेरिया को अपना वादा तोड़ने के लिए दोषी ठहराया, जबकि एस्टेरिया साम्राज्य ने हमें उनकी राजकुमारी का अपहरण करने के लिए दोषी ठहराया। दोनों साम्राज्य के बीच परेशानियां बहुत बढ़ गई। उन्होंने आगे कहा, 2 महीने भी नहीं बीते थे कि दोनों साम्राज्य एक दूसरे से लड़ने लगे। एक पूर्ण युद्ध हुआ। क्या युद्ध वास्तव में शुरू हो गया? क्या मिंगू ने नहीं कहा था कि हालात युद्ध के स्तर तक बिगड़ने में करीब 1 साल लगेगा? अगर यह इतनी जल्दी शुरू हो गया तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। दक्ष ने भौं सिकुड़ना अपने चारों ओर घूम रही थी। यह शाही शहर युद्ध में डूबा हुआ शहर नहीं लग रहा था। लोग शांत और सहज लग रहे थे। क्या युद्ध पहले ही खत्म हो चुका था? उसने सीधे पूछने का निर्णय किया, क्योंकि उसके सामने बैठा आदमी उत्तर दे सकता था। युद्ध में क्या हुआ? क्या ये खत्म हो गया है? उसने फूफू लेन से पूछा। युद्ध हो? आप जानते हैं कि हम दशकों से एस्टेरिया के साथ युद्ध में हैं, लेकिन ये कभी इतना बुरा नहीं था। युद्ध में बहुत से लोग मारे गए। यह एक रक्तपात था। युद्ध में शामिल होने गए अधिकांश लोग कभी वापस नहीं लौटे। फूफू लान ने भरते हुए कहा। उन्होंने कहा, आप जानते हैं, मेरे एक मित्र भी युद्ध में शामिल हुए थे। उनके 2 छोटे बच्चे थे और उनकी पत्नी भी नवविवाहित थी। उनकी बेचारी पत्नी ने इतनी कम उम्र में ही अपने पति को खो दिया। मुझे परिणाम बताओ, क्या हम जीत गए? अंत में क्या हुआ? दक्ष ने आगे पूछा। फिर क्या हुआ हो? फूफू लान ने तिज में देखते हुए बड़बड़ा आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा, युद्ध काफी लंबा चला। वास्तव में यह अभी खत्म होने वाला नहीं था, लेकिन कल ही युद्ध विराम हुआ। युद्ध विराम क्यों? जो साम्राज्य एक दूसरे के खून के प्यासे थे वे युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए। क्यों? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एस्टेरिया का राजकुमार वापस आ गया है। वह यहाँ आया और उसने हमारे सम्राट से माफी मांगी और खुद युद्ध विराम के लिए कहा। वह राजकुमारी कियान यू से शादी करने के लिए भी सहमत हो गया। फूफू लेन ने दक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, मृत आदमी वापस आ गया? दक्ष ने आश्चर्य से कहा। चौंकाने वाली खबर सुनकर दक्ष खुद को रोक नहीं सका और बोल पड़ा, मृत आदमी वापस आ गया? क्या मिंगू ने नहीं बताया कि उसका भाई मर चुका है? वह वापस कैसे आया? मृत आदमी तुम्हारा क्या मतलब है? फूफू लान ने असमंजस में पूछा। और थोड़ी देर रुकने के बाद उसने ऐसे कहा जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। तुम्हारा मतलब है कि तुमने उसे मरा हुआ मान लिया था? ये सच है? वह मूल रूप से एक मरा हुआ आदमी था। जब वह राजकुमार कियान यू से शादी करने से भाग गया था, अगर वह कभी पकड़ा जाता तो उसे बेरहमी से मार दिया जाता। क्या मैं सही हूँ? उसने दक्ष से पूछा और अपना सिर पीछे झुकाया और दक्ष के कहने का मतलब समझ पाने पर गर्व से हंसने लगा, जैसा कि उम्मीद थी। यंग प्रिंस एक जीनियस है। तुम मेरा मतलब समझ गए? दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। तो एस्टेरिया का राजकुमार यहाँ आया था और वह अभी तक मरा नहीं है? ये सही है, वह न केवल मर गया बल्कि उसने माफी भी मांगी। वह राजकुमारी कियान यू से शादी करने के लिए सहमत हो गया। उसने एक चौंकाने वाली बात भी कबूल की। फूफू लान ने कहा। उसने क्या कबूल किया? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। क्या उसने उन्हें पेजन द्वारा उसके खिलाफ साजिश रचने के बारे में बताया था? वह पेजन को उजागर नहीं कर सकता था, अन्यथा जब मैं महल के अंदर जाता तो लोग मुझे अजीब तरह से देखते। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे मेरे साथ इतना सामान्य व्यवहार करें। आखिर कौन ऐसा होगा जिसने पेजन का चेहरा पहले नहीं देखा होगा? ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे पेजन को उजागर किया जा सके। मुझे इस बात का यकीन है। उसने सोचा और उसने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने कबूल किया कि एक लड़की ने उसका अपहरण किया था। उसे नशीला पदार्थ देकर उसका अपहरण किया गया था। उसे एक पागल मनोरोगी ने किसी तरह की जेल में रखा था। जाहिर है वह महीनों तक वहीं रहा। अब जाकर वह मनोरोगी लड़की की हत्या करके भागने में सफल हुआ। फूफू लेन ने बताया। उसे बंधक बनाकर रखा गया था। दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। क्या मिंगू ने गलत देखा? उसने ऐसा क्यों कहा कि उसे मार दिया गया? या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने सोचा कि वह मर चुका है लेकिन वह बच गया और उसे जेल में रखा गया? उसने सोचा और फिर उसने अपने अपने सिद्धांत गढ़ने शुरू कर दिए। किसी भी मामले में यह अच्छी खबर थी। अगर उसका भाई जीवित होता तो मिंगू को एक अच्छा आश्चर्य मिलने वाला था। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि अगर यह सच है तो यह उसके लिए बेहतर होगा। भले ही मिंगू खुद को दोषी मानती हो कि उसे नहीं पता कि उसका भाई कैसे जीवित है और जेल में है, फिर भी कुल मिलाकर खुशी उसे अभिभूत कर देने वाली थी। हाँ, कम से कम मैंने तो यही सुना है। मुझे नहीं पता कि वह सच बोल रहा था या झूठ, लेकिन वह एस्टेरिया से सिर्फ एक गार्ड के साथ अकेला आया था। मुझे लगता है कि महामहिम ने उस पर विश्वास किया। शायद यही वजह है कि उसे जाने दिया गया। फूफू लान ने आगे कहा। हम वह आदमी भी चला गया? दक्ष ने पूछा। मैंने सोचा था कि मैं उससे मिल सकता हूं और उसे मिंगू से मिलने में मदद कर सकता हूं, लेकिन वह पहले ही जा चुका है। ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी देर से आया हूं। हालांकि यह अच्छा भी है। अगर उस आदमी ने मुझे पेई जैन के चेहरे के साथ देखा होता तो वह बिना कुछ सोचे समझे मुझ पर हमला कर देता, इसलिए यह अच्छा है कि वह यहाँ नहीं था। उससे ये भी एहसास हुआ कि वह कितना भाग्यशाली था क्योंकि मिंगू का भाई यहाँ नहीं था। दक्ष ने सोचा कि मिंगू के भाई ने पे जैन का पर्दाफाश इसलिए नहीं किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी कहानी पर संदेह किया जाए। ट्रिसिन और
एस्टेरिया करीबी दोस्त थे और ट्रिसिन को दोषी ठहराना एस्टेरिया पर संदेह पैदा करने वाला था। इससे ट्रिसिन को आंडी का पक्ष लेने का एक उचित बहाना भी मिल जाएगा। शायद यही कारण है कि उसके भाई ने अपनी कहानी में पेई जन का नाम नहीं लिया बल्कि उस महिला को ही दोषी ठहराया। जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ यह एक अच्छा निर्णय है। न केवल वह अपहरण के लिए माफी मांगकर किंडी के करीब आता है, वह कियानयू से शादी भी करता है और किंडी साम्राज्य का रिश्तेदार भी बन जाता है। इससे दोनों साम्राज्य करीब आ जाएंगे और टिशियन के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। बुरा नहीं है, दक्ष ने सोचा। वह ये याद किए बिना नहीं रह सका कि मिंगू ने अपने भाई के बारे में क्या कहा था। उसे याद आया कि उसने कहा था कि उसका भाई एक रणनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अगर उसने वास्तव में ऐसा ही किया था तो ये समझ में आता है कि उसका भाई जीवित था। उसने गलत सोचा होगा, वह मरा नहीं लेकिन बच गया। वह न केवल बच गया बल्कि युद्ध रोकने के लिए वापस आ गया। तो अब युद्ध खत्म हो गया है। दोनों पक्षों को कितने नुकसान हुए? क्या हमारे राजघराने या एस्टेरिया के राजघरानों में से कोई मरा? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। लगता है कि युद्ध अब रुक गया है। जब महामहिम कोई निर्णय लेंगे तो हम जान जाएंगे कि आगे क्या होगा। मुझे लगता है कि वह राजकुमारी से शादी कर लेंगे। अगर एस्टेरिया राजकुमार वास्तव में फंस गया था तो उसकी कोई गलती नहीं है। फूफू लेन ने घोषणा की। इसका मतलब ये होगा कि हमारे साम्राज्य ने एस्टेरिया को दोषी ठहरा कर और उन्हें संदेह का लाभ दिए बिना युद्ध के लिए दोषी ठहरा कर गलत किया। हम जिम्मेदारी लेने का एकमात्र तरीका राजकुमारी से शादी करके इस दुश्मनी को रिश्ते में बदलना है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा। तुम ऐसा क्यों नहीं चाहते हो? दक्ष ने पूछा। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। क्या कोई और रहस्य भी था? अगर राजकुमारी को शादी करने की अनुमति दे दी गई तो क्या होगा? बेशक अगर राजकुमारी ने एस्टेरिया प्रिंस से शादी की तो उसे जाना होगा। मैं उसका हॉट फिगर कैसे देख पाऊंगा? मैं उसे यहाँ अपने प्यार में डालने का अवसर भी खो दूंगा। यह अच्छा नहीं है, फूफू लेन ने मुस्कुराते हुए समझाया। वह दक्ष को अपना भरोसेमंद आदमी और प्रशंसक मानने लगा था। उसे नहीं लगता था कि दक्ष उसे धोखा देगा, इसलिए उसने अपने विचार छिपा नहीं। दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने उसकी बातें सुनी। जवाब बहुत बेवकूफी भरा था। उसने सोचा था कि राजकुमारी की शादी न करने के पीछे कोई रहस्यपूर्ण बात है, लेकिन बात सिर्फ इतनी थी कि वह आदमी कामुक था। इस आदमी को बेवकूफ के अलावा कुछ और समझना बेवकूफी थी। युवा राजकुमार, बेशक केवल आप ही राजकुमारी के लायक है। दक्ष ने अभी भी अपने प्रशंसक के व्यक्तित्व को बनाए रखा। तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? उसने पूछा। मैं, मेरे पीछे पहले से ही बहुत सारी लड़कियां हैं, मुझे और नहीं चाहिए, लेकिन शायद अगर मेरा मूड हुआ तो मैं कियानयू से मिलूंगा और उसके साथ यह काम करूंगा। फूफू लेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बेवकूफ, ये तो मेरे जानने वाले सबसे अच्छे गहाकने वाले से भी बेहतर गहाकने वाला है। दक्ष ने सोचा और अपना सिर हिलाया। वैसे तुम्हें और क्या जानना है? आज मुझसे सब कुछ पूछ लो, मैं अच्छे मूड में हूँ। सवाल पूछते रहो, फूफू लेन ने दक्ष से कहा। मेरे मन में बस यही सवाल थे। मुझे लगता है कि यंग प्रिंस से इतनी देर तक बात करने के बाद मेरी याददाश्त का ज्यादातर खालीपन दूर हो गया है। आपकी समझदारी का असर मुझ पर भी पड़ रहा होगा। दक्ष ने उस आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ, क्या ऐसा है? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। फूफू लेन ने गर्व से घोषणा करते हुए जोर से हंसा। उसने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, आपने मुझे इतना प्रतिभाशाली क्यों बनाया? मैं इतना युवा, सुंदर और आकर्षक प्रतिभाशाली क्यों हूँ? इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आपने मुझ पर इतना भारी बोझ क्यों डाला? ऐसा लग रहा था मानो वह वास्तव में देवताओं को दोष दे रहा था कि उन्होंने उसे प्रतिभाशाली बनाया। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, अब जब आपने मुझे इतना महान बना दिया है तो मैं आपकी इच्छाओं का पालन करूंगा और यह बोझ उठाऊंगा। यह आदमी सच में बेशर्म है यार। मुझे नहीं पता कि उसकी बुद्धि मुझ पर असर डाल रही है या नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ लंबे समय तक रहा तो उसकी बेशर्मी निश्चित रूप से मुझ पर असर डालेगी। दक्ष ने सोचा जब उसने उस मोटे आदमी को बेशर्मी से खुद की तारीफ करते देखा। युवा मास्टर, आप वास्तव में महान हैं, लेकिन आपका समय भी कीमती है। मैं इस दुनिया के साथ आपका अधिक समय लेने का अन्याय नहीं कर सकता। अब मैं विदा लेता हूँ, दक्ष ने कहा और वह वापस मुड़ा और जाने लगा। अरे रुको, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। ये ठीक है, मेरे साथ रहो, मेरा नौकर बन जाओ, बदले में तुम मेरा समय ले सकते हो। फूफूलन ने दक्ष को पुकारा। जब उसने उसे जाते हुए देखा, दक्ष ने खुद को चेहरे पर हाथ मारने से रोका। वह पीछे छड़ना चाहता था और उस आदमी को खुलेआम बेवकूफ कहकर कोसना चाहता था, लेकिन उसने अपनी इच्छा पर काबू पा लिया और उस आदमी से बात करने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और नहीं पीछे मुड़ा, वह चलता रहा। अजीब बात है, वह किस तरह का प्रशंसक है। मैं उसे अपना सेवक बनने का इतना बढ़िया अवसर दे रहा हूं और वह पलटक भी नहीं देख रहा है। फूफूलेन ने गंभीरता से खुद को युवा राजकुमार समझना शुरू कर दिया था। उसका अहंकार केवल बढ़ता गया, इतना कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दक्ष वापस नहीं लौट रहा है। उसने आंखें घुमाते हुए कहा, ठीक है, यह उसका नुकसान है। वह भी पीछे मुड़ा और जाने लगा। दक्ष कुछ दूर तक चला और फिर उसने पेजैन के बैग के अंदर झांका कि उस आदमी ने कौन सा जानवर इस्तेमाल किया है। पेजैन के बैग के अंदर दो खूंखार जानवर थे। दोनों जानवर तेज और मजबूत लग रहे थे।